एपिसोड शूटिंग में हम हमारी सीरीज के मेन कैरेक्टर सॉ किम को देखते हैं, जो कि एक नए वर्ल्ड के अंदर आ चुका है, जहाँ पर इसका नाम है लोएंड फ्रंटेरा और उसके साथ में इसका एक बॉडीगार्ड जेवियर भी है और 4 छोटे मॉन्स्टर्स है। लोएंड के हाथ में एक फावड़ा है जिसे वो जेन पटकते हुए कहने लगता है, ये कहानी मेरी है एक सिविल इंजीनियर की। जिक्र के साथ में जैसे उसका फावड़ा जेन पर टच होता है, एक ब्लू रंग की लाइट चारों तरफ फैल जाती है, पूरी एरिया कवर कर लेती है। इसके बाद आगे कहता है, मैं लोएंड फ्रंटेरा एक सिविल इंजीनियर इस पूरे वर्ल्ड को जल्दी बदलने वाला हूँ। यहाँ पर वो सब कुछ होने वाला है जो कि इस वर्ल्ड ने कभी भी अनुमान नहीं किया होगा। मैं इस वर्ल्ड को पूरी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए बदल दूंगा। लोएंड के इतने के साथ में यहाँ पर जितना भी ये बड़ा एरिया होता है, यहाँ पर बिल्डिंग नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। कुछ सेकंड्स के अंदर एक सिटी क्रिएट हो जाती है। ये असल में सिटी क्रिएट हुई नहीं है, बल्कि एक सिटी का 3D मॉडल है। इसे देखकर लोएंड काफी तो खुश जाता है। वो अपने साथ के इस बंदे जेवियर से बोलता है, जेवियर क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? जेवियर बोलता है, हाँ बिल्कुल। तभी लोएंड के चेहरे के ऊपर एक बहुत बड़ी स्माइल आती है। ये जोर सस्ते आगे बोलता है, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे मुझे किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। ये केवल कोई सपना नहीं बल्कि बहुत सारा पैसा है जो कि किसी भी हालत में मुझे मिलकर रहेगा। लोएंड के इतने के साथ में एक फ्लैशबैक शुरू होता है जिससे हमें पता चल सके यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ से एक फ्लैशबैक शुरू होता है कुछ साल पहले का। यहाँ पे एक गाँव है जहाँ पर सिस्टम का एक अलार्म बजता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हारी एक विश कंप्लीट हो चुकी है, बजाओ ताली। इसके बाद में हमें दोबारा से हमारे सिस्टम का मेन कैरेक्टर दिखाई देता है, सॉ किम। इसे अभी तक नहीं पता है कि इसका नाम बदल चुका है और अब ये लोएंड फ्रंटियर है। आंखें खुलने के साथ में इसे अपने आंखों के सामने वो सिस्टम विंडो दिखाई देती है। इसके बाद में अब विंडो पे लिखा हुआ चीज बदल जाती है। वहाँ पर लिखा हुआ है, तुम नाइट ऑफ ब्लड के एक कैरेक्टर बन चुके हो। सॉ किम इस नाम को सुनने के साथ में पहचान जाता है और कहने लगता है, नाइट ऑफ ब्लड, इसको तो मैं जानता हूँ। ये वही नॉवल है जो कि मैं लास्ट टाइम पढ़ रहा था और इस नॉवल को पढ़ते पढ़ते ही मुझे नींद आ गई थी। सिस्टम कहता है, बहुत अच्छे, तुम इसे पहचान गए। अब तो तुम्हारा यहाँ का सफर और भी शानदार हो जाएगा। ये सुनकर लोएंड सोचने लगता है, ये सब हो क्या रहा है? कहीं मैं कोई सपना नहीं देख रहा? कोई विश? मैंने तो कोई विश मांगी ही नहीं। शायद से जब मैं वो नॉवल पढ़ रहा था उस टाइम पर मेरे को अजीब सा खा लिया है जिसका असर अभी मेरे सर के ऊपर है। शायद से मुझे कोई हैंगओवर हो गया है और ये कोई सपना है। ये सोचने के बाद में सॉ किम अब इंतजार करने लगता है कि कुछ सेकंड्स के अंदर उसे खुल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी वो काफी चौंक जाता है। जल्दी से उठते हुए कहने लगता है, नहीं ये सपना नहीं है। यानी किसका मतलब मैं सच में किसी दूसरे वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ। मुझे यहाँ पर एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जब मैं किसी दूसरे वर्ल्ड के अंदर हूँ तो अभी तक मैं अब यहाँ पे जमीन पे क्यों पड़ा हुआ हूँ? मेरा सर रेत की टच हो रहा है। ये सोचते हुए जब लोएंड उठता है तो उसे पता चलता है वो इस टाइम पर एक सड़क पर है। उसके हाथ पाँव बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा, पूरी बॉडी कांप रही है। तभी उसके होठ भी सूज जाते हैं, पूरा मुंह बुरी तरह से अकड़ जाता है। वो कहने लगता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरा चेहरा पूरी तरह से अकड़ने लगा है, अब तो मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा। सिस्टम कहता है, तुम्हारा जबड़ा थोड़ा सा हिल चुका है। ये सब कुछ इस वजह से है क्योंकि तुम काफी टाइम से जीवन के ऊपर लेटे हुए थे। ये एक हेल्थ इंजरी है जो कि ठीक हो सकती है। इस स्क्रीन विंडो को देखने के साथ में सॉ किम बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वो जोर से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे सब कुछ पता है। इसके बाद में सॉ किम अपने झगड़े को ठीक करते हुए कहने लगता है, जहाँ तक मैंने उस स्टोरी को पढ़ा था, उस पूरी स्टोरी के अंदर केवल एक ही बंदा था जो कि सड़क के ऊपर इस तरह से लेटा हुआ था और उसका जबड़ा हिल गया था। उसका नाम था। इसी समय पीछे से आवाज आती है, मास्टर लोएंड, तो फिर आप यहाँ पर है। आपको पता है मैं कितने लंबे टाइम से आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। यही कहते हुए एक बंदा उसके पहुंचता है जिसके पास एक स्वॉर्ड है। ये एक सोल्जर है और दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम भी है। यहाँ पर आते हुए कहने लगता है, टाइम हो चुका है, अब आप मेरे साथ में लौट जाएं। इस बंदे को देखने के साथ में साहो इसे पहचान जाता है और सोचने लगता है, ये तो जेवियर है। नोवेल के अंदर इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी दिखाई देती है। ये एक बहुत ताकतवर सोल्जर है जिससे फ्रंटेरा फैमिली के सबसे बड़े बेटे की रखवाली का काम मिला है। उसका नाम भी लोएंड फ्रंटेरा है और जहाँ पर मुझे बुलाने के लिए आया है, जिसका मतलब वो लोएंड फ्रंटेरा जो कि फ्रंटेरा फैमिली के सभी रिसोर्सेज का अगला मालिक बनने वाला है, वो मैं हूँ। और इसके साथ में एक और चीज क्लियर हो जाती है, मैं इस नोवेल के अंदर आया हूँ लेकिन इसके बावजूद भी मैं मेन कैरेक्टर नहीं हूँ। असल में मेन कैरेक्टर जेवियर है। मुझे असल में एक साइड कैरेक्टर का रोल दिया गया है जिसका नोवेल के अंदर कुछ खास रोल नहीं था। साहो जब ये सब सोच के परेशान हो रहा होता है, इस नाम पर जेवियर सुन में नहीं आता असल में हो क्या रहा है। बस जेवियर वहाँ सामने की तरफ खड़ा होकर लोएंड की इस हरकतें देखकर हंसने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें कैसल का सीन दिखता है। ये लोएंड फ्रंटेरा कैसल है जहाँ पर ये बॉडीगार्ड जेवियर एक चिमनी को सेटअप कर रहा है ताकि इस रूम को अच्छे से गर्म किया जा सके। ये कहते हुए वो लोएंड से बोलने लगता है, क्या आपको सच में नहीं पता आप किस तरीके से वहाँ सड़क के बीच में पहुंच गए थे और वह बेहोश हो गए थे? लोएंड बोलता है, मैंने कहा ना मुझे कुछ भी याद नहीं है, तुम मुझे बताओ। जेवियर कहता है, कल सुबह आपने सब जगह पर आतंक मचा दिया था। आप एक गुंडे की तरह हर जगह तोड़फोड़ मचा रहे थे। इसके बाद में आप वहां से भाग गए। ये सब कुछ आपके बहुत ज्यादा पीने की वजह से हुआ है। उस टाइम पर आपको खुद की बॉडी के ऊपर बिल्कुल काबू नहीं रहता है। आपके भाग जाने के बाद में लॉर्ड ने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं किसी भी तरीके से आपको ढूंढूं और आपको वापस लेके आऊं। और फिर उसके बाद में मेरी मुलाकात आपसे हुई उस सड़क के बीच में। जेवियर जब से कुछ कह रहा होता है, इस टाइम पर लोएंड का पूरा ध्यान वहाँ फर्श के ऊपर होता है जो कि अभी भी पूरी तरह ठंडा है।
वहाँ पर चिमनी जल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी रूम अभी तक गर्म नहीं हुआ है। और क्योंकि लोएंड असल में एक इंजीनियर है, इसलिए उसको ये चीज थोड़ी परेशान करने लगती है। तभी जेवियर बोलता है अब आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, कल सुबह मैं आपसे फिर से मिलने के लिए आऊंगा और आपको सब कुछ बताऊंगा यहाँ पर हुआ क्या है। लोएंड बोलता है हाँ बिल्कुल, यही तुम्हारा काम है, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। इसके बाद में जेवियर जाने लगता है। तभी लोएंड कहता है एक मिनट रुको, मुझे तुमसे एक चीज पूछनी है, क्या हमारी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है? जेवियर बोलता है क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये कहने के बाद में जेवियर थोड़ा रश जाता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद में लोएंड सोचने लगता है मुझे इस तरह से याद है मैं ठीक इसी जगह की स्टोरी को कल रात को पढ़ रहा था, और फिर उसके बाद में मैंने इस पूरी नोवेल को एकदम एंड तक पढ़ लिया था। मुझे इस तरह से पता है लोएंड फ्रंटेरा के साथ में एंड में जाके क्या होगा। इस नोवेल के एंड तक लोएंड फ्रंटेरा के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा होगा, उनकी सारी जमीन उनसे छिन जाएगी, बहुत सारी गलत शर्तों को उनके ऊपर थोप दिया जाएगा, वो गुलाब बन जाएंगे, जिसके बाद में एंड में उसके पास में सुसाइड करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। सबसे पहले लोएंड फ्रंटेरा के पेरेंट्स डिसाइड करेंगे और उस टाइम पर लोएंड डिसाइड करेगा कि उसे अभी अपनी लाइफ थोड़ी और लंबी जीनी है, जो कि कुछ खास अच्छी नहीं होगी। पूरी लाइफ भिखारियों की तरह जीना पड़ेगा, केवल एक नशेड़ी की तरह जो कि हमेशा शराब के नशे में धुत होगा अपने गम को छुपाते हुए। और ऐसे ही शराब पीते पीते आखिरी में जाकर लोएंड फ्रंटेरा की भी डेथ हो जाएगी, और उस टाइम पर उसके साथ में कोई भी नहीं होगा जो कि उसे संभाल सके। ये सब कुछ याद आने के साथ में ही साउ जल्दी से उठ जाता है और फिर कहने लगता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं अपनी लाइफ को ऐसा नहीं बनने दूंगा, मुझे यहाँ पर किसी भी हालत में ऐसी जानवरों जैसी जिंदगी नहीं जीनी है जिसका कोई शुरुआत और कोई अंत ना हो, लावारिस मौत, मैं ये सब नहीं चाहता हूँ। इसी समय लोएंड को एक स्क्रीनशॉट होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारी विश को एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब तुम्हारे पास में एब्सोल्यूट की स्किल है। सेम ये स्किल लोएंड ने थोड़ा टाइम पहले भी देखी थी जब वो बेहोश था। इस देखकर वो कहने लगता है ये किस तरह की बेकार स्किल है और कौन सी विश, मैंने तो इससे कोई विश मांगी नहीं, क्या ये वो विश है जिसकी वजह से मुझे उस नोवेल का एक साइड कैरेक्टर बनाया गया है? ये सब कहने के बाद में लोएंड परेशान होकर वहीं पे सो जाता है। यहाँ से हम अगले दिन का सीन देखते हैं। लोएंड के इस महल के अंदर दो बंदे एंटर करते हैं, एक तो उसका बॉडीगार्ड है और दूसरी है लोएंड की मदर। ये दोनों के दोनों लोएंड के सामने खड़े हुए हैं। उसकी मदर लोएंड से बोलने लगती है कल रात को तुमने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं था, हमें पता चला कि तुमने पब में जाकर वहाँ पर कब्जे तोड़फोड़ मचा दी थी, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद में सामने की तरफ लोएंड दिखाई देता है जिसको इस सब के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है, वो बहुत बुरी हालत में बुरी तरह थका हुआ है। इस लेडी की बात सुनकर वो सोचने लगता है मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, कल रात को मुझे याद है मैं वो बुक पढ़ रहा था और उसके बाद में इस वर्ल्ड में आ गया। लेडी आगे बोलती है मैं तुमसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज उस पब के अंदर जाओ और इस बार उनसे माफी मांग लो। लोएंड सोचता है मुझे अब उस गलती की माफी मांगनी पड़ेगी जो कि अभी तक मैंने की ही नहीं। मैंने तो इस बॉडी को एकदम एंड नाइट में कंट्रोल करना शुरू किया था, लेकिन उससे पहले तो असली लोएंड ही इसे कंट्रोल कर रहा था। उसने जो कांड किया उस सबका भुगतान भी मुझे को करना पड़ेगा, लेकिन चलो ठीक है, अभी फिलहाल मैं इस बॉडी को कंट्रोल कर रहा हूँ तो ये सब कर देता हूँ। ये सोचकर वो इस लेडी से बोलता है ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं उनके पास जाकर माफी मांग लूंगा। ये सुनने के साथ में ये लेडी और जेवियर दोनों कब चौंक जाते हैं। इनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लोएंड उनकी ये बात को मान जाएगा। इसके बाद में हम इस किले के बाहर इस गांव का सीन देखते हैं। दिन हो चुका है, यहाँ पर इस एरिया में काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, उनके पास में अपने बहुत सी चीजें हैं। इसी समय इनमें से एक विलेजर दिखाई देता है। लोएंड और जेवियर दोनों ही उसी तरफ आ रहे हैं। उन दोनों को देखने के साथ में ये जल्दी से दीवार की तरफ मुड़ के बैठ जाता है, काफी बुरी तरह से कांपने लगता है। जेवियर के लिए तो ये सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन लोएंड को ये चीज समझ में नहीं आती। वो यहाँ से और आगे बढ़ता है, सामने की तरफ और भी काफी सारे लोग हैं और ये सब के सब भी सेम वैसे बिहेव करते हैं। जैसे इनकी नजर लोएंड की ओर पड़ती है ये सब वहां से भागने लगता है। इसके बाद में लोएंड की नजर एक घर की ओर पड़ती है जहाँ खिड़की से एक बच्चा उसकी तरफ झाँक रहा होता है। लोएंड जैसे उससे दिखता है अंदर की साइड से उस बच्चे की मदर उसके पास में आकर उसे अंदर तक खींच लेती है और उसे कहती है उस आदमी से बिल्कुल भी आई कॉन्टेक्ट बिठाने की जरूरत नहीं है, दोबारा से कभी भी उनकी तरफ देखने की कोशिश मत करना। ये कहने के साथ में वो उस खिड़की को बंद कर देती है। लोएंड को एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जाके सारे विलेजर्स तुमसे नफरत करते हैं, ये सब तुमसे डरते हैं। लोएंड कहता है तुम्हारा शुक्रिया, मुझे तो अब तक बिल्कुल पता ही नहीं चला था। इसके बाद में वो जेवियर से कहता है जेवियर एक बात बताओ, तुम यहाँ पर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो कहीं पर रुक सकते हो। जेवियर कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लॉर्ड ने आदेश दिया है कि मैं हर हाल में आपके साथ में ही रहूं, कहीं वो हरकत दोबारा ना हो जाए जो कि आपने कल की थी। लोएंड कहता है यानी किसका मतलब तुम यहाँ पर मेरी प्रोटेक्शन के लिए नहीं हो, मुझ पर नजर रखने के लिए हो। जेवियर कहता है हाँ बिल्कुल, मैं इसी के लिए हूँ और मैं यहाँ पे विलेजर्स का प्रोटेक्शन कर रहा हूँ क्योंकि इस विलेजर के अंदर आपको कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन ये सारे विलेजर्स आपकी वजह से खतरे में पड़ सकते हैं। लोएंड कहता है यानी इसका मतलब यहाँ पे सभी लोग मुझसे डरते हैं, इन सभी के लिए मैं एक गुंडे की तरह हूँ। इसके बाद वो सोचता है यानी इसका मतलब यानी मुझे सबसे पहले जो काम करना है वो ये है, इन सभी विलेजर्स के अंदर जो मेरे लिए गलत इमेज बनी हुई है मुझे उसे ठीक करना होगा, इन सभी को बताना होगा मैं कितना अच्छा हूँ और कितना बदल चुका हूँ। वैसे ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है मेरी फैमिली के ऊपर जितना भी खर्चा है मुझे सारे को उतारना होगा।
अगर ये सारे लोग मुझे गैंगस्टर समझते रहे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर किसी तरीके से मैंने अपने ऊपर से सारा कर्जा उतार दिया उसके बाद तो मेरी जिंदगी एक हेवन के बराबर होगी। मैं इस जगह पर भी अपनी लाइफ को काफी अच्छी तरह से जी पाऊंगा। इसके बाद में वो सिस्टम से कहता है, सिस्टम क्या किस तरीके से तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? क्या मेरे पास में कोई चीट कोड स्किल है जैसे कि नोवेल या फिर किसी गेम के अंदर होती है? लोयन की बात सुनकर वहाँ सामने की तरफ एक स्क्रीन विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारे पास में टोटल 2 स्किल्स है। फर्स्ट स्किल का नाम है ह्यूमन स्कम। इसे यूज करने पर अपोनेंट की बॉडी पूरी तरह सिकुड़ जाती है। और दूसरे स्किल का नाम है राउडी डंकयार्ड। जिसे यूज करने पर तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा, तुम पूरे गधे बन जाओगे। इसे पढ़कर लोयन कहने लगता है ये किस तरह की बकवास स्किल है। इसे कहते हुए वो जिस जगह पर वो स्किल शो हो रही होती है उस जगह पर अपना हाथ घुमाने लगता है। इसे देखकर जेवियर कहता है, मास्टर लोयन आपको क्या हुआ है? ये आप किस तरह का बिहेव कर रहे हैं? उस तरफ पब नहीं है, हमें यहाँ इस तरफ जाना है। कहीं ऐसा तो नहीं जिस टाइम पर आपने कहा था कि आप उस पब के अंदर जाकर माफी मांगेंगे वो सब कुछ असल में एक झूठ था? लोयन कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में आ रहा हूँ। वो बस एकदम से कुछ सोचने लग गया था। जेवियर को लोयन की इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। वो लगातार उसी तरफ घूरने लगता है। लोयन कहता है, तुम इस तरह से मेरी तरफ क्यों घूर रहे हो? क्या तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है? जेवियर कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये दोनों एक दुकान के पास से पहुंचते हैं। ये वही पब है। इसके अंदर लोयन एंट्री करता है और लोयन के इस पब के अंदर जाने के साथ में जेवियर को शक हो जाता है कि जरूर से लोयन के कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि अब तक तो जेवियर को लग रहा था कि लोयन जरूर से कुछ तो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसे माफी मांगनी ना पड़े। लेकिन अब जब वो पब के अंदर एंट्री कर चुका है, जेनिस का मतलब वो सच में यहाँ पर माफी मांगने के लिए आया है। लेकिन ये लोयन का बिहेवियर नहीं है, वो कभी गलती करने के बाद में माफी नहीं मांगता। इसके बाद में हम उस पब के अंदर का सीन दिखते हैं जब चारों तरफ तबाही मची हुई है, हर चीज टूटी हुई है। ये सारी चीज देखने के बाद में लोयन जल्दी से इस पब के मालिक के सामने अपना सर झुकाकर उससे कहने लगता है, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब कुछ मैंने किया है। मुझे याद है लास्ट नाइट मैं इस जगह पर आया था और मैं बिल्कुल भी काबू में नहीं था, इस वजह से ये सब कुछ गलतियां हो गई। लोयन को ये सब कुछ कहता देखकर पब का जो मालिक होता है वो मुझे डरने लगता है। उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है, बल्कि अब उसे ये डर लग रहा है कि जो ये लोयन है कि यहाँ पर कोई और चाल खेलने वाला है और अब इसके ऊपर और कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये सोचकर वो कहता है, मास्टर लोयन आपको इस तरीके से मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए इस ऑनर की बॉडी अभी भी कांप रही होती है। लोयन सोचने लगता है, इसे जरूर से ऐसा लग रहा है कि मैं इससे कुछ ज्यादा पोलाइटली बात कर रहा हूँ, मुझे नॉर्मली बात करनी चाहिए, थोड़ा रूड तरीके से। ये सोचकर अभी अकड़ के कहता है, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया था, क्या तुम मुझे माफ करोगे या फिर मैं ऐसे ही चला जाऊं? क्योंकि वैसे भी तुम्हारी माफी से मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। लोयन का इस तरीके से माफी मांगने का अंदाज ऑनर को बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन अब इसका डर कम हो चुका है और जो भी मन में चिढ़ थी वो बाहर आने लगी है। ये कहता है, हाँ ठीक है, आपको इस तरीके से तो माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए ओनर एक बहुत ही गंदा चेहरा बनाता है, जिसे देखकर लोयन को क्लियर हो जाता है कि ये अब उससे चिढ़ चुका है। यहाँ पे रुकने का अब कोई फायदा नहीं है, निकल लेना चाहिए। इसके कुछ देर बाद में हम लोयन और जेवियर को दिखते हैं जो कि रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं। जहाँ पर लोयन के मन में काफी सारे सवाल है। वो जेवियर से कहता है, ऐसा क्या हुआ? तुमने देखा वहाँ पर मैं उस ऑनर से माफी मांगने के लिए गया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिल्कुल खुश नहीं था, बल्कि एटीट्यूड में मुझसे बात कर रहा था। जब मेरा इंप्रेशन इतना ज्यादा खराब है। जेवियर बोलता है, हाँ बिल्कुल ऐसा तो होना ही था, आपने कल रात को उसका सारा फर्नीचर बर्बाद कर दिया था, उसकी दुकान को तहस नहस कर दिया था। आप जानते हैं उसकी दुकान के अंदर काफी महंगा फर्नीचर था और ये सब कुछ उसे वापस इकट्ठा करने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। केवल आपकी माफी उसे सेटिस्फाई करने के लिए काफी नहीं है। अगर आप उसे सच्ची माफी मांगना चाहते हैं तो आपको कंपनसेट के रूप में उसे कुछ देना होगा। ये सुनकर लोयन का मुंह पूरी उतर जाता है। ये सोचने लगता है, मैं उसे कंपनसेट दूं? पहले मेरे ऊपर दुनिया भर का कर्जा है और अब इस तरह का एक और कर्जा मैं अपने सर पे ले लूं? नहीं, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है। वो मानना है तो माने, अगर वो नहीं मानता है तो ये मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जेवियर यही कहता है। और आपको ये बात बताए, उस ऑनर की माँ की हालत भी काफी लंबे टाइम से खराब है, वो बहुत बीमार है। ऑनर काफी मुश्किल से तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से अपनी माँ का इलाज करा सके, लेकिन आपने जो उसकी दुकान के अंदर तोड़फोड़ मचाई है उस वजह से अब वो बिल्कुल भी इस तरह तैयारी नहीं कर पाएगा। मुझे तो नहीं लगता है वो किसी भी तरीके से अपनी माँ का इलाज करा सकता है। जेवियर यहाँ पर इसे कुछ कह रहा है, लेकिन लोयन का इस चीज के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है। वो सोचने लगता है, मुझे याद आ रहा है जिस टेबल पर सुबह उठा था तब भी मेरे रूम का फर्श पूरी तरह ठंडा था। इस जगह पर एक रूम के अंदर एक चिमनी काफी नहीं है एक रूम को गर्म करने के लिए। इसका मेन कारण है ऑनडोन के पत्थर, जो कि मैं नॉर्मली यूज करता हूँ अपने घर के अंदर। यहाँ के लोगों को ऑनडोन के पत्थर के बारे में नहीं पता है कि ये हीट को अपने अंदर कैद कर सकता है और जल्दी से गर्म हो जाता है। ये सब कुछ समझने के साथ में लोयन अपनी जगह पर रुकता है। उसे एक बहुत सुंदर सा आइडिया आ चुका है। उसके माइंड के अंदर पूरा एक अजीब सा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है और फिर वो सोचने लगता है, मैं जिस वर्ल्ड से आया हूँ उसकी टेक्नोलॉजी यहाँ से काफी आगे निकल चुकी है और उस वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के बारे में मैं काफी कुछ जानता हूँ। कैसा रहेगा उस टेक के बारे में मैं जाके लोगों को बताऊं। जब मैं उसको इन्वेंट करूंगा तो उसके इन्वेंशन का सारा क्रेडिट, सारा पैसा, सब कुछ मुझे मिलेगा। इस तरीके से मेरी दो प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व हो जाएगी, मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी और साथ में पैसा भी। इस तरीके से जो इस जगह पर मेरी गुंडे वाली मैच बनी हुई है वो पूरी से हट जाएगी और सभी लोग मुझे इंटेलिजेंस समझने लगेंगे। मैं यहाँ के सभी लोगों को ये विश्वास दिला दूंगा कि लोयन, जो कि उनका पुराना मास्टर था, वो एकदम घटिया है और साहू किम एक असली हीरो है। जब मैं अपने नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर था तब मैं एक आर्मी इंजीनियर था
वहाँ पर मेरा मेन काम था किसी भी तरीके से अकेले घर को क्रिएट करना। वहाँ पर घर को क्रिएट करने के लिए हम अलग अलग तरीकों को यूज़ कर देते। इसी वजह से मुझे पता है कि किस जगह पर किस तरह के घर बनाए जाते हैं और किस तरह की का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। मुझे यकीन है मेरी इंजीनियरिंग नॉलेज यहाँ पर जरूर काम आएगी और इस तरीके से मेरे सर के ऊपर जितना भी कर्जा है वो सारा मैं चुकाने में कामयाब हो जाऊंगा। इसके बाद में लोएंड जेवियर से कहता है, जेवियर जल्दी से मेरे साथ में चलो, हमें दोबारा से उस पब में जाना है। जेवियर कहता है, क्यों, अब क्या हुआ, अब क्या बाकी है? लोएंड कहता है, तुम चलो तो मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बताता हूँ। इसी समय लोएंड को एक सिंडिश होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हारी जर्नी सही मायनों में अब शुरू होगी। यहाँ पर जितने भी लोगों के साथ में तुम जिस भी तरह की रिलेशन बनाओगे उस हिसाब से तुम्हें रिलेशनशिप पॉइंट मिलेंगे। अभी तुम्हारे पास में 0 रिलेशनशिप पॉइंट है क्योंकि किसी भी विलेजर के साथ में तुम्हारा अच्छा रिलेशन नहीं है। इन स्क्रीनों को देखकर लोएंड सोचने लगता है, ये सारे आरपी पॉइंट्स जो कि मुझे मिलने वाले हैं ये सारे एक्सपीरियंस पॉइंट की तरह है। मुझे नहीं लगता इन्हें कुछ खास ज्यादा काम होगा। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है इसे इकट्ठा करने के लिए मुझे यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी के साथ में अपने रिलेशन को जितना हो सके उतना अच्छा करना होगा। तभी उसे एक और स्क्रीनशॉट होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये सारे आरपी पॉइंट्स तुम्हारे की कैरेक्टर है, इसी के हिसाब से तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होगी। इसके बाद में लोएंड जेवियर की तो दिखता है, उसे जेवियर के पीछे एक स्क्रीनशॉट होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है योर अप्रूवल -30। इसका मतलब जेवियर के मन में लोएंड के लिए बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है, ये बस लोएंड के साथ में काम कर रहा है। ये भी बाकी लोगों की तरह ही लोएंड को एक नाकारा इंसान ही समझता है। और इसे देखने के साथ में ही लोएंड का मुंह पूरी तरह उतर जाता है। ये सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है। मेरा बॉडीगार्ड जो कि काफी लंबे टाइम से मेरे साथ में रहा होगा वो खुद भी मेरे बारे में इतना बुरा सोचता है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर इससे बुरा कुछ भी हो सकता है। वैसे जेवियर कहता है, हाँ मास्टर लोएंड कहिए। जिस सुनकर लोएंड अब जेवियर को थोड़ा इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, वो उसकी तारीफ करता है। उससे कहता है, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, काफी लंबे टाइम से मेरे साथ पे हो, इसका शुक्रिया। लोएंड की इस बात के जवाब में जेवियर केवल हाँ मुझे पता है इतना आगे रुक जाता है। इससे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी नहीं मिलते बल्कि उसके ऊपर जो आरपी पॉइंट शो हो रहा है ये -1 से 1 पॉइंट कम हो चुका है। ये देखकर लोएंड सोचने लगता है ये क्या हो रहा है, मैंने इसकी इतनी तारीफ की इसके बावजूद भी पॉइंट्स कम हो रहा है। मुझे अब ये बेकारी कोशिश नहीं करनी चाहिए, यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे जल्दीबाजी में कुछ भी करता रहूंगा तो चीजें और भी ज्यादा बिगड़ती जाएगी। इसके बाद में हम वापस इस गाँव से दिखते हैं, इस पब का जिसके अंदर लोएंड ने पिछली रात को तबाही बजाई थी। यहाँ पर इस पब के अंदर इसके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है इसने यहाँ पर जो भी तबाही मचाई है उसके बदले में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके देगा। लोएंड ने यहाँ पर सारे दस्तावेज पहले बना लिया है। वो उसे ऑनर को दिखाते हुए कहने लगता है, तो जल्दी से इसके ऊपर साइन कर दो, उसके बाद में मैं कंस्ट्रक्शन काम जल्दी शुरू करूंगा। लोएंड बड़ी खुशी ये कहते देता है लेकिन उस ऑनर के माइंड में कुछ अलग ही चल रहा है। उसको लोएंड पे पूरा शक है कि ये कुछ नहीं कर सकता। इस पब के अंदर कंस्ट्रक्शन करने के नाम पर जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है वो सभी तबाह हो जाएगा। जब ओनर ये सब कुछ सोच रहा होता है तो उसकी बॉडी के अंदर से एक अजीब लाइटिंग करने लगती है जो कि लोएंड को दिखाई दे रही है। लोएंड सोचता है ये क्या हो रहा है, मैं इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी इसके पॉइंट कम ही होते जा रहे हैं। इसके बाद में उसे स्क्रीनशॉट होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये ऑनर यहाँ पर एक स्किल का यूज कर रहा है जिसका नाम स्टोन वॉल हार्ट है, जिसकी वजह से तुम चाहे जो कुछ भी कर लो इसका दिल नहीं पिघलेगा। ये सुनकर लोएंड सोचने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी मैं हार नहीं मान सकता। अभी तो मैंने अपना प्लान शुरू किया है और प्लान शुरू होने से पहले ही मैं इस तरह हार मान लूंगा तो कैसे चलेगा। लगता है मुझे भी अब अपनी स्किल्स का यूज करना होगा। ये सोचकर अब लोएंड एक भिंडी शक्ल बनाकर बहुत ही बुरी तरीके से इस ऑनर को दिखता है और फिर से कहने लगता है, मैं यहाँ पर तुम्हें मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें भरोसा कर रहा हूँ, तुम्हारी इस जगह को अपने खुद के पैसों से अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ। तुम्हें बस यहाँ पर एक साइन करना है, मेरे ऊपर भरोसा करो। अगर तुम मेरे पर भरोसा करोगे तो ही तुम्हारे लिए ठीक होगा। ये कहते लोएंड वापस से अपने पर आ चुका है। वो इस ऑनर को अब कोई ऑफर नहीं दे रहा बल्कि जबरदस्ती बोल रहा है साइन कर। और अब जब तक ओनर के पास में ऑप्शन था कि वो साइन करे या फिर ना करे तब तो उसने साइन नहीं किया, लेकिन अब जब उसके पास जबरदस्ती है तो उसे साइन करने पड़ता है। वो कांपते हुए अब साइन कर देता है। इसके साथ ही लोएंड के चेहरे के ऊपर एक विजेता वाली स्माइल रहती है। वो जल्दी से उस स्टेज को लेकर वहां जैन लिखता है और एंड में कहता है, मैंने पहला बकरा फंसा लिया है। इसके बाद में वो ओनर से कहता है, आपने मेरे पर भरोसा करके बहुत अच्छा काम किया है, देखना आप निराश नहीं होंगे। इस टाइम पर जेवियर लोएंड को बहुत ही शक निगाहों से देख रहा होता है। इससे कुछ देर बाद में हम इन दोनों को इस पब के पीछे एक खाली जगह पे दिखता है। लोएंड के हाथ में एक बड़ा सा फावड़ा है। वो इस जगह देखते हुए सोचने लगता है, मुझे यहाँ के मेजरमेंट के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है जो मैंने सोचा है वो मैं करूंगा तो सारा काम एकदम ढंग से हो जाएगा। इसी समय जेवियर का मुंह फाइनली खुलता है। वो लोएंड से बोलने लगता है, मास्टर लोएंड मुझे आपसे एक बात करनी है। लोएंड कहता है, हाँ बिल्कुल कहो। जेवियर कहता है, ये सब कुछ क्या है, आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपने पब के ओनर से जबरदस्ती इस दस्तावेज के ऊपर साइन ले लिए, कहिए कोई नया तरीका तो नहीं फ्रंटियर फैमिली के नाम को बुरी तरह से गिराने का? क्या आप यहाँ पर रहने वाले लोगों को कुछ नए तरीके से परेशान करना चाहते हैं? लोएंड कहता है, क्या तुमने एक वर्ड सुना है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन? जेवियर कहता है, कॉग्निटिव ये क्या होता है? लोएंड कहता है, तुम इसे एक तरह की बीमारी समझ सकते हो जो कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को हो चुकी है। इस बीमारी के अंदर सभी लोग किसी एक इंसान के बारे में एक अलग से पर्सपेक्टिव बना लेते हैं
और सोचने लगता है ये इंसान जो कुछ भी करेगा वह तो गलत या फिर सही होगा। ऐसे ही एक विचारधारा इन सभी लोगों ने मेरे लिए बना लिया है जिसे मैं ठीक करना चाहता हूँ। इसे ठीक करने का जो भी तरीका मुझे समझ में आ रहा है मैं वो यूज कर रहा हूँ। जेवियर कहता है कि आपको लगता है ये सब कुछ इतना आसान है? आपने इतने सालों में जो कुछ भी किया है इन सभी के मन में उसके लिए एक अलग एक्सपीरियंस बन चुका है। आपने यहाँ पर सभी विलेजर्स के सामने अपनी जो इमेज बनाई है उसे साफ करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लोएंड कहता है हाँ बिल्कुल, और वो मैं करने भी वाला हूँ। तुम देखना इन सभी विलेजर्स के माइंड में से मेरी इमेज जल्दी ही साफ हो जाएगी। लोएंड इस बात को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में कहता है, जिसे सुनकर जेवियर को भी लोएंड के ऊपर थोड़ा भरोसा होने लगता है। इसके बाद में लोएंड आगे बोलता है मैं इन सभी लोगों के लिए काफी कुछ करने वाला हूँ, ये सब के सब इसे देखकर काफी खुश हो जाएंगे। तुमने थोड़े टाइम पहले इस पब ओनर के बताया था कि उसकी मदर काफी ज्यादा बीमार है। मैं चाहता हूँ उनकी मदद करके मैं उनको थोड़ा बहुत खुश कर सकूं। ये सारी बड़ी बड़ी बातें कहते हुए लोएंड वहाँ पर काम शुरू कर देता है। अपने फावड़े को जोर जोर में घुसाता है और फिर एक सेकंड में उसके चेहरे का एक्सप्रेशन पूरी बदल जाता है। वो सोचने लगता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आके लोग खुश होते हैं या फिर नहीं, ये तो केवल एक तरीका है पैसे बनाने का। अभी शुरुआत में मैं लोगों को खुश करूंगा और उसके बाद में जितना हो सके उतना पैसा यहाँ से कमाऊंगा, इन सभी लोगों को लूट लूंगा मैं। और फिर जब मेरे पास में बहुत सारा पैसा होगा उसकी बात है मेरी लाइफ अच्छी तरह कटेगी। मेरे को वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा जो कि नोवेल के कैरेक्टर के साथ में हुआ था। इसके बाद में कुछ घंटे बीत जाते हैं। लोएंड ने काफी देर तक मेहनत करने के बाद में जाके जमीन के एक बहुत बड़े एरिया को पूरी तरह क्लियर कर लिया है। इसके बाद में वो उस जगह पर घर का स्ट्रक्चर बनाना शुरू करता है और इस काम के अंदर भी उसे मैक्सिमम कामयाबी मिल चुकी है। आसपास की दीवारें बन चुकी है, ऊपर की छत बाकी है, लेकिन लोएंड बुरी तरह थक चुका है। वो इस जगह पर लेट जाता है और कहने लगता है वैसे तो मैं एक इंजीनियर हूँ, इसलिए मुझे पता है कौन सा काम किस तरीके से करना है, लेकिन कोई बेलदार नहीं हूँ। मुझे ये सब कुछ करने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं जब मिलिट्री में था तो ये सब कुछ काफी सही से कर लेता था, लेकिन ये बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है। मेरे को काम करते हुए केवल कुछ ही घंटे हुए हैं और इतनी देर के अंदर मैं कुत्ते की तरह हाफने लगा हूँ। इसी समय जेवियर की आवाज आती है, ये घर तो बहुत ज्यादा कमजोर है, ज्यादा लंबे टाइम तक ये इस जगह पर टिक नहीं पाएगा। ये सुनकर लोएंड बहुत चौंक जाता है। वो जल्दी से उठता है और कहने लगता है क्या कह रही हो तुम? ये घर काफी मजबूत बनाया है, इसे बनाने में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। इसी टाइम पर जेवियर सोचने लगता है सच में इसने मेहनत तो की है, ये नहीं किसका मतलब ये जो कुछ भी कह रहा था वो सब कुछ सच है। ये सच में विलेजर्स के सामने अपनी इमेज को सुधारना चाहता है। इसी समय लोएंड वापस से उठता है, उसके पांव बुरी तरह से कांप रहे हैं, जबकि बोलने लगता है मैं अब ज्यादा लंबे टाइम तक आराम नहीं कर सकता हूँ, मुझे किसी भी तरीके से इस काम को अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। इसके बाद में वो एक कुल्हाड़ी को उठाता है और लकड़ी के टुकड़े के पास मारकर उसके ऊपर एक जोर से अटैक करता है, लेकिन उसकी बॉडी इतनी बुरी तरह थक चुकी है कि वो लकड़ी के ऊपर कुछ मार ही नहीं पाता, बल्कि पीछे की तरफ गिरने लगता है। इसी समय एक हाथ यहाँ पर लोएंड की मदद के लिए आ जाता है। ये जेवियर है जिसने उसे संभाल लिया है। इसके बाद में वो उसके हाथ से उस कुल्हाड़ी को ले लेता है और फिर आगे बढ़ते बोलने लगता है मुझे बताओ इस लकड़ी के टुकड़े के साथ में करना क्या है? लोएंड कहता है ज्यादा कुछ खास नहीं, मैं चाहता हूँ तुम इन लकड़ी के टुकड़ों को एकदम प्लेन बराबर और काट दो। इसके साथ में वो अपने हाथों से इशारा बनाकर भी बताता है कि इसकी साइज कितनी रहनी चाहिए। ये सुनने के बाद में जेवियर जल्दी से वहाँ पर जितने भी लकड़ी के टुकड़े होते हैं उन सभी को एक साथ में उछाल लेता है और फिर एक साथ उन सभी के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है। यहाँ पर जेवियर की स्पीड बहुत तेज होती है। लकड़ी के टुकड़े जिन पर गिरने से पहले कई सारे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं और इन सभी का साइज बिल्कुल वैसा है जैसे कि लोएंड फ्रंटियर ने बताया था। और ये देखने के साथ में ही लोएंड का मुंह पूरी तरह से खुला खुला रह जाता है। वो जेवियर को देख के सोचने लगता है ये तो बहुत ज्यादा कमाल का है। सच में उस नॉवल के अंदर जो कुछ भी लिखा था कि ये एक मास्टर स्वॉर्डमैन है, ये सब कुछ एकदम सच है। इसके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो कि एक स्वॉर्डमैन के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद में लोएंड जेवियर के पास में आता है और उसे कहने लगता है जेवियर तुमने मेरी काफी मदद की है। मैं सोच रहा था अब जब तुम मेरी मदद कर ही रहे हो तो कैसा रहेगा तुम एक और काम में मेरी मदद कर दो, मुझे यहाँ पर खुदाई वगैरह कुछ करनी है। ये सुनकर जेवियर को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचा लगता है कितना घटिया इंसान है ये, मैं इसकी तरफ जरा सी उंगली बढ़ा रहा हूँ और इस सर पे चढ़ के बैठ जा रहा है, इसके लिए कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती। लोएंड आगे बोलता है जेवियर जिस तरह से पता है तुम खुद भी मेरी मदद करना चाहते हो, तुम काफी लंबे टाइम से वहाँ पर खड़े होकर मुझे देख रहे हो और अब तक तो तुम ये समझ चुके होंगे मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सच में करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सारे विलेजर्स मुझसे खुश हों और तुम भी मेरे लिए सेम ऐसे चाहते हो, इसलिए मेरी मदद करो। मेरे इस काम को जल्दी खत्म करने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जल्दी से आगे बढ़ो, हम दोनों साथ ही मिलकर इस काम को जल्दी से खत्म कर देंगे। लोएंड का ये लेक्चर सुनने के बावजूद भी जेवियर को बिल्कुल खुशी नहीं मिलती। उसे पता है ये सब कुछ नाटक है। लोएंड बस किसी भी तरीके से उसे अपने साथ में इस बेलदारी के अंदर लगाना चाहता है। जेवियर सोचने लगता है ये बंदा बहुत बदल चुका है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कभी बदली नहीं है। पहले ये बुरे कामों में मुझसे मदद मांगता था और अभी अच्छे कामों में मांग रहा है और अभी फिलहाल मैं केवल एक काम कर सकता हूँ, या तो इसका इंतजार करूँ या फिर इसकी मदद करके इस काम को जल्दी से खत्म करूँ ताकि पता कर सके ये यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है ये सब कुछ सही है या फिर गलत। इसके बाद में अब लोएंड और जेवियर दोनों इस जगह पर काम पे लग जाते हैं। उन्होंने यहाँ पर एक कच्ची खासी नींव खोद दी है ताकि इस घर को जितना हो सके उतना मजबूत बनाया जा सके। कुछ देर तक लगातार मेहनत करने के बाद में फाइनली जाकर एक घर रेडी हो जाता है। इसे देखकर लोएंड बहुत खुश होता है और कहने लगता है फाइनली जाकर ये कंस्ट्रक्शन अब कंप्लीट हो चुका है। जेवियर कहता है उन शब्दों का क्या मतलब है जो कि आपने वहां पर लिखा है? लोएंड कहता है वो कोई शब्द नहीं है बल्कि एक सिंबल है, ये उन चीजों के ऊपर लगेगा जो कि मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा। तुम एक तरीके से इसे हमारा ब्रांड लोगो कह सकते हो। इस तरीके से सभी लोगों को पता रहेगा कि इस बिल्डिंग को जिसने क्रिएट किया है वो हम है।
चलो अब ये सारी बातें बंद करते हैं, मेरे को जल्दी से पब ओनर के पास जाना है। मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैंने उसके लिए क्या क्रिएट किया है। उसके चेहरे की खुशी एकदम ही अलग होगी। यहाँ से हम कुछ देर बाद देखते हैं सब लोग इस नए बने हुए घर के अंदर है। चिमनी के अंदर लकड़ी जला दी गई है और ये पूरा घर अंदर की साइड से काफी अच्छी तरह से गर्म है। ओनर और उसकी मॉम दोनों इस घर के अंदर है। यहाँ पर जमीन के ऊपर लेट जाते हैं और दोनों के चेहरे के ऊपर एकदम ही अलग खुशी होती है। इस गर्म फर्श के ऊपर लेटकर ओनर की मॉम कहने लगती है, ये तो काफी शानदार है, मुझे अपनी बॉडी के अंदर काफी अच्छा फील हो रहा है। और इसी समय ओनर को ये चीज समझ में नहीं आ रही होती है कि यहाँ की जमीन इतनी गर्म कैसे हो गई, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि घरों के अंदर इस तरह के मटेरियल का भी यूज किया जा सकता है। इसी वजह से ये लोएंड की काफी तारीफ करने लगता है। ये देखकर लोएंड के चेहरे के ऊपर भी एक बड़ी स्माइल होती है। ये सोचा लगता है ये तो काफी अच्छा हुआ, ये दोनों मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खुश हो चुके हैं। मैंने इस घर के अंदर ऑनडोल के फ्लोर का यूज किया है जो कि काफी जल्दी गर्म हो जाता है। इन लोगों के लिए तो एक जादू की जैसा होगा। तभी ओनर आई कहता है, जे मास्टर लोएंड आपका बहुत शुक्रिया, मैंने काफी लंबे टाइम बाद में अपनी मॉम को इतना खुश देखा है, ये सब कुछ आपकी वजह से है। और ये सब कुछ देखकर जेवियर काफी चौंका होता है। सोचा लगता है सच में ये तो काम कर रहा है। इस पब का ओनर और उसकी मॉम दोनों कब ज्यादा खुश हो चुके हैं। जैसा कि लोएंड फ्रंटेरा ने कहा था, मैंने तो आज इनका एकदम ही अलग रूप देखा है। अब से पहले कभी भी इन्होंने किसी की मदद करने के लिए बिल्कुल मेहनत करने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज पूरा एक घर बना दिया। दो लोग इनकी वजह से आज इतने ज्यादा खुश है। इनकी लाइफ के लिए ये एक बड़ा अचीवमेंट है। लोएंड फ्रंटेरा ने अपनी पिछली लाइफ के अंदर कभी भी किसी और को खुश करने के बारे में सोचा ही नहीं, और अब कुछ ही दिनों के अंदर इनके तो इतना बदलाव आ गया कि यहाँ पर इनकी वजह से दो लोग इतने ज्यादा खुश है। मुझे तो लग रहा है कि जरूर से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये सोचने के बाद में जेवियर दोबारा से इस ऑनर और उसकी मॉम को बहुत ज्यादा खुश होता हुआ देख रहा होता है, जिसके साथ में जेवियर के चेहरे के ऊपर भी एक बड़ी स्माइल आती है। सोचा लगता है चाहे कुछ भी हो, इनके तो बदलाव किसी भी कारण से आए हो, लेकिन ये बदलाव काफी अच्छा है। इसी समय लोएंड फ्रंटेरा को कुछ स्क्रीन होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जेवियर अब तुम्हारे बारे में थोड़ा कम बुरा सोचता है। आरपी पॉइंट्स 2 पॉइंट से बढ़ चुका है, यानी कि अब -29 पर है। और इसके अलावा ये दोनों लोग जो कि तुम्हारी वजह से ज्यादा खुश है, इस वजह से भी तुम्हें टोटल 36 आरपी पॉइंट्स दिए जाते हैं। इसे देखकर लोएंड जेवियर को देखता है और फिर से कहने लगता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम यही सोच रहे हो ना, आखिरकार ये कचरा सुधर गया, इस गार्बेज के अंदर बहुत बदलाव आ गया है। जेवियर इस बात पर केवल नहीं कहकर मुंह फेर लेता है। इसके बाद में लोएंड का बिजनेस माइंड एक्टिवेट होता है। वो सोचा लगता है ये सारा पूरी तरह से लॉस में गया है, क्योंकि इस घर को बनाने के लिए जितने भी रिसोर्स चाहिए थे वो सब के सब मैंने अपने पास से लगाया है। लेकिन कोई बात नहीं, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन मैंने कर दिया है। अब इसी की वजह से मेरे पास में और भी काफी सारे ऑर्डर आएंगे, जिससे मैं इस सारे लॉस को रिकवर कर लूंगा। और अब क्योंकि ये बनाया हुआ मेरा पहला घर है, इसलिए मैं इस घर को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करने वाला हूँ। यहाँ से हम कुछ दिनों बाद देखते हैं लोएंड जैसा था बिल्कुल वैसे चल रहा है। इस घर को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। इस घर के बाहर काफी लंबी लाइन लगी हुई है, और इस बार लोएंड इस सबको जबरदस्ती नहीं कर रहा, बल्कि पब ओनर की मर्जी से हो रहा है। लोग एक ही करके कुछ घंटों के लिए इसे घर के अंदर एंटर कर रहे हैं, और अंदर जो ये हीट है इसका मजा ले रहे हैं। इन सभी को पता ही नहीं है कि हीट को इस तरह से रोका जा सकता है। तो इन सभी के लिए इस घर के अंदर एंटर करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और जब भी लोग सारे बाहर निकलते हैं तो सबके सब काफी खुश होते हैं। बाहर निकलता हुआ बंदा बोलने लगता है, अंदर जाकर काफी अच्छा लग रहा है, पूरी थकान अच्छी तरह खत्म हो चुकी है। जिस वजह से और भी जो लोग होते हैं वो सबके सब अंदर जाने के लिए और पर मोट होने लगता है। इसी समय हम देखते हैं लोएंड ने पास ही में अपनी एक टेबल लगा रखी है। वहां पर वो जल्दी से बंदे से बोलने लगता है, यहाँ पर इधर देखो, इस घर का एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए कब जो शानदार था, कैसा रहेगा सेम ऐसा ही घर तुम्हारे पास में हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस तरीके का एक घर बना के दे सकता हूँ। ये कहते लोएंड इस बंदे को 2 स्ट्रक्चर दिखाने लगता है, जो देख पता चलता है उस टाइम पर जो ये नींव खोद रहे थे वो असल में नींव नहीं थी, बल्कि इस चिमनी का एक पार्ट था। नीचे की साइड में ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता है, फिर वहां पर अलग से चिमनी जलाई जाती है, जिससे पूरा फर्श अच्छी तरह गर्म हो जाता है। इसी पेंटिंग को दिखाते हुए इस बंदे से आगे बोलने लगता है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए पूरा एक नया घर बना सकता हूँ, या फिर तुम्हारे पास में अभी जो घर है उसी को हम रिनोवेट कर सकते हैं। अगर तुम अभी के अभी इस काम के लिए हाँ कह देते हो तो तुम्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा। लोएंड पूरी अच्छी तरीके से ये कहते देता है, लेकिन इस विलेजर को उसके बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बल्कि वो लोएंड से कुछ भी काम कराना नहीं चाहता। वो साफ साफ उसके मुंह पे इस काम के लिए मना कर देता है, जिसके साथ में लोएंड का मुंह पूरी उतर जाता है। वो कहने लगता है, थोड़ा तो भरोसा मुझ पर करो, जब तक तुम लोग मुझे भरोसा नहीं करोगे तब तक तुम्हें इसका फायदा कैसे होगा। इस घर को देखो, ये कितना अच्छा है। इस घर की कंस्ट्रक्शन की जो रेट मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो सबसे ज्यादा कम है, इससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये सब कहते हुए लोएंड किसी तरीके से इस विलेजर को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन विलेजर बिल्कुल भी मत हटता नहीं है, उसका जॉब नहीं है। तभी यहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है। यहाँ पर आते हुए कोई कहने लगता है, लोएंड ये सब तुम क्या कर रहे हो। ये आवाज लोएंड के फादर की है, जिसका नाम है आर्कस फ्रंटेरा। और बाकी लोग की तरह ये भी लोएंड के बारे में काफी कुछ बुराई सोचता है, उसे नाकारा समझता है। इसने -20 की रेटिंग दे रखी है, यानी कि लोएंड का बाप भी अपने बेटे को एकदम नाकारा समझता है। यहाँ से हम कुछ देर बाद देखते हैं, ये फ्रंटेरा मेंशन है, जहाँ पर लोएंड अपने फादर के साथ में बैठा हुआ है। वैसे इस तरह के बैठने को साथ में बैठना नहीं कहेंगे, दोनों के बीच में आकाश पाताल की डिफरेंस है। यहाँ पे अपने फादर को देखते हुए लोएंड सोचने लगता है, ये आदमी मुझे यहाँ पर लेके तो आ गया है, अब कोई ऐसा तो ना हो जाए
कि ये मैं जो बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा हूँ वो करने से मुझे रोक दे, मेरी पूरी प्लानिंग खराब हो जाएगी। तभी आर्कस बोलता है, जैसे मैं ये क्या सुन रहा हूँ, इस बार तुमने विलेज के अंदर क्या उत्पात मचा दिया है, लोगों को परेशान करने का ये कौन सा नया तरीका है। ये सुनकर लोएंड सोचने लगता है, मुझे इन लोगों के साथ से एकदम नॉर्मल बिहेव करना चाहिए जैसे कि लोएंड करता। ये सोचकर वो एकदम रूडली कहता है, मेरे को उस पब ओनर ने कहा था कि उसे घर चाहिए तो मैंने उसे बना के दे दिया। आर्कस कहता है, और उन लोगों का क्या जो कि तुमसे जिद कर रहे थे कि उन्हें आगे तुमसे कोई बिल्डिंग नहीं बनवानी और तुम जबरदस्ती उन लोगों के पीछे बने हुए थे कि तुम उनके लिए बिल्डिंग बना के दोगे, वो क्या था। लोएंड कहता है, वो तो अभी कुछ भी नहीं है, बस अब देखते जाइए आगे मैं क्या क्या करता हूँ। आर्कस कहता है, लोएंड अब तुम्हारी इस तरह की हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तुम पहले ही सब कुछ बहुत ज्यादा खराब कर चुके हो। मैं तुम्हारी इन सारी हरकतों को बहुत लंबे टाइम से बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं करूंगा। लोएंड कहता है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मैंने अच्छी तरीके से पहले ही सोच रखा है। लोएंड पूरे कॉन्फिडेंस में ये कहते देता है, लेकिन उसके मन ही मन चल रहा है कि उसने जो कुछ सोचा था वो हुआ नहीं है। उसे लगा था जैसे वो पहला घर बना देगा उसके बाद में उसके सामने ऑर्डर्स की लाइन लग जाएगी, लेकिन अभी भी कोई भी उससे घर बनवाना नहीं चाहता। विलेज के अंदर कोई भी नहीं है जिसको उसके ऊपर भरोसा हो। और इसके अलावा लोएंड के माइंड में ये भी चल रहा होता है कि किस तरीके से जल्दी जल्दी यहाँ से निकला जाए। ये सोचकर वो उठता है और फिर कहने लगता है, मेरे पास में और भी काफी सारे काम है, मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। ये कर वहां से जाने लगता है। तभी आर्कस कहता है, लोएंड मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तुम ये सब कुछ क्यों करने की कोशिश करते हो, तुम्हें हमारी फैमिली सिचुएशन के बारे में पता है, तुम्हारी आंख नाक हर जगह पर खुली हुई है, लेकिन अब ध्यान थोड़ा अपने कानों पे दो, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। हमारी फैमिली सिचुएशन इस टाइम पर कब ज्यादा खराब है, हम एक मुसीबत में है, लेकिन मैं तुझे वादा करता हूँ जल्दी हम सभी लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालूंगा। तुम्हें इसे कुछ ठीक करने के लिए खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा फादर हूँ, सब कुछ संभाल सकता हूँ। लोएंड को यहाँ पर इन शब्दों को सुनने की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, लेकिन उसने ये सब कुछ पहले भी सुना है। ये लाइन पहली बार साहो को उसके असली फादर ने कही थी ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर साहो की फादर साहो से कहने लगते हैं, तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे स्कूल की फीस और सारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा, सब कुछ अच्छी तरह जमा करा दिया जाएगा, तुम बस अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे करो और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक अच्छे इंसान बनो। इसके बाद में लोएंड सोचने लगता है, मैं पहले ही एक बार गलती कर चुका हूँ, मैंने उस सारे सपोर्ट को बिल्कुल वैल्यू नहीं दी थी, जिस वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया, लेकिन अब मैं कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। अब कम से कम मेरे पास इस लाइफ के अंदर पैसों की कमी तो नहीं होगी। लोएंड ने एक बहुत शानदार घर बना दिया है जो कि अंदर की साइड से गर्म रहता है, जिसे देखने के लिए काफी सारे लोग उस जगह पर आते हैं, और जब वो घर के अंदर से बाहर निकलते हैं तब लोएंड उनके सामने अपनी कंपनी का प्रमोशन करने लगता है। वैसे इस सब का कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बाहर की साइड में जितने भी लोग निकलते हैं वो पहले तो खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही लोएंड को अपने सामने देखते हैं सबके सब काफी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से किसी को भी लोएंड के ऊपर 1% का भरोसा नहीं है। इसी समय लोएंड की फादर आर्कस की उस जगह पर एंट्री होती है। वो लोएंड को पकड़कर अपने इस महल के अंदर लेके आ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है, फैमिली के ऊपर पहले काफी सारे खतरे आ चुके हैं, लेकिन इन खतरों को ठीक करने के लिए लोएंड को कोई स्टेप नहीं उठाना चाहिए, बल्कि सब कुछ अपने फादर आर्कस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आर्कस सब कुछ ठीक कर देगा, कुछ टाइम के अंदर फैमिली वापस से स्टेबल हो जाएगी। ये सुनकर लोएंड को अपने ओरिजिनल फादर की याद आने लगती है, जो कि मेन वर्ल्ड के अंदर था, वो भी उससे यही सिम लेने का करता था। इसके बाद में वो यहाँ जाने लगता है और जाते हुए अपने फादर से कहता है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ आपको अपने ऊपर किसी भी तरह की मुसीबत लेने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये कहने के बाद में लोएंड जो कि असली में साहो है वो अपने ओरिजिनल फादर को याद करने लगता है और सोचता है, काश कुछ साल पहले मैंने ये बात अपने फादर को कही होती, उस टाइम पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं उनसे ये कह सकूं कि मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इस बार मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी, मैंने कह दिया है मैं सब कुछ ठीक करूंगा तो करके रहूंगा। इसके बाद में वो इस महल से बाहर निकलने लगता है और सोचता है सब कुछ काफी अच्छा चल रहा है। जब उस टाइम पर मैं उस घर के पास में था तो मुझे काफी सारे ऑर्डर मिले, जितने भी लोग उस घर से बाहर निकल रहे थे मैंने उन सभी से सेम वैसा एक घर बनाने के लिए कहा है। इस तरीके से मुझे 32 स्टाइल ए के ऑर्डर मिले हैं, जिसके अंदर मुझे पूरा पूरा घर बना के देना है, और वहीं और 57 स्टाइल बी के ऑर्डर मिले हैं, जिसके अंदर मुझे उनके बने हुए घर को ही ठीक इस तरह से मॉडिफाई करना है कि उनका घर पूरी तरह गर्म हो जाए। इन शॉर्ट मुझे स्टाइल बी के अंदर 57 लोगों के घर को रिनोवेट करना है। ये करने के लिए टोकन मनी के रूप पर मैं उनसे पहले ही आधा पैसा ले चुका हूँ, जिसकी मदद से बड़ी आसानी से कंस्ट्रक्शन को शुरू किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन के रिक्वायर्ड रिसोर्सेज भी इनसे आ जाएंगे। ये सब सोचते हुए लोएंड यहाँ से जा रहा होता है, तभी सामने तरफ से उसे दो बंदे वहाँ पर आते दिखाई लगते हैं। इन दोनों को देख के लग रहा है ये जमींदार है और ठीक ठाक से अमीर है। ये दोनों के दोनों लोएंड के एकदम सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लोएंड भी इनके पास से गुजर जाता है और सोचने लगता है ये दोनों यहाँ पर मेरे इस महल के अंदर है, मैं फ्रंटेरा फैमिली का प्रिंस हूँ, इसके बावजूद भी इनमें से कोई भी मेरे सामने ग्रीट नहीं कर रहा, ये तो मेरी इंसल्ट है। तभी लोएंड थोड़ा ठीक से इन दोनों को देखता है और फिर शायद से थोड़ा पहचान जाता है, सोचने लगता है शायद से ये वही तो नहीं। इसके बाद में हम इस रूम के अंदर का सीन देखते हैं। ये आर्कस का ऑफिस है, जिसके अंदर ये दोनों बंदे घुस जाते हैं। इनमें से एक आर्कस से बोलने लगता है, आर्कस अब तुम्हें कितना टाइम लगेगा, हमने तुम्हें काफी लंबे टाइम पहले पैसे दिए थे, तुम्हारी टाइम अवधि भी खत्म हो चुकी है। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हें 5 दिन का टाइम दिया गया था जो कि पूरा हो चुका है, अब बताओ हमारे पैसे कहाँ पर है, तुम किस तरीके से हमारा पेमेंट करने वाले हो। यहाँ पर एक बात को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लो, अगर तुमने दोबारा से पीछे हटने की कोशिश की
तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, हम कोई एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएंगे। ये सुनकर आर्कस के पास में कुछ जवाब नहीं होता, वो बस शांति से इन सभी की बातें सुनता रहता है। पहला जमींदार बोलता है, आर्कस तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारी जुबान क्यों नहीं चल रही? उस टाइम पर तो तुम बड़ा बड़ा बोल रहे थे, लेकिन अब तुमसे कुछ कहा नहीं जा रहा। इस तरीके से शांत रहने से कुछ भी काम नहीं होगा, तुम्हें किसी भी तरीके से हमारे पैसे तो लौटाने होंगे। तुम्हारे पास में ये इतना बड़ा महल है, इस महल की अगर तुम कुछ चीजें बेच दोगे तो तुम्हारे पास में इतना पैसा आ जाएगा कि तुम हमारा पेमेंट कर सको। ये दोनों जमींदार जब लोयन के फादर से इस तरह से बात कर रहे होते हैं, तब इस टाइम पर लोयन गेट के पास से ये सब कुछ देख रहा होता है, और वो ये सब कुछ देखे परेशान नहीं है, बल्कि उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल आ जाती है। वो सोचने लगता है ये सभी लोग एकदम सही टाइम पर आए, और फिर इसके बाद में ये हल्की स्माइल एक इविल स्माइल बदल जाती है। फिर वो आगे सोचता है, अब जब ये दोनों यहाँ पर आ चुके हैं तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ से हम कुछ मिनटों बाद देखते हैं, लोयन आराम से अपने रूम के अंदर बैठा हुआ है। उसके सामने एक स्क्रीन विंडो है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारे पास में टोटल 36 आरपी पॉइंट्स है। इन्हें देखकर लोयन सोचने लगता है मेरे पास में आरपी पॉइंट्स काफी ज्यादा हो चुके हैं। ये सब कुछ जेवियर की वजह से हुआ है। उसके मन में मेरे लिए जो भी फीलिंग्स थी, वो मेरे बारे में जितना भी नेगेटिव सोचा था, वो अब थोड़ा कम हो चुका है। और इसके अलावा उस पब ओनर और उसकी मदद से भी मुझे थोड़े बहुत आरपी पॉइंट्स मिले हैं। लेकिन अब मेरे सामने एक सवाल है, मैं इन आरपी पॉइंट्स का करूँ क्या? मैंने किस तरह से यूज कर सकता हूँ? लोयन के इतना कहने के साथ में उसे दोबारा से एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा है तुम इन आरपी पॉइंट्स को स्किल सीखने में यूज कर सकते हो। लोयन कहता है, सिस्टम तुम अभी तक केवल इंतजार कर रहे थे कि कब मैं तुमसे इस सवाल पूछूं, तुम्हें खुद से मुझे ये बताना चाहिए था। इसके बाद में दोबारा स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा है मुझे कुछ भी सिखाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम्हें कौन सी चीज कब बतानी है। अगर तुम्हें किसी भी तरह की दिक्कत है तो सारा काम खुद से कर दो। ये सुनकर लोयन थोड़ा घबरा जाता है। वो जल्दी से उसे रोकते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं ऐसा मत करो, मुझे बताओ क्या कैसे करना है। कभी कभी मैं जोर जोश में थोड़ा ज्यादा बोल जाता हूँ, मुझे माफ कर दो। लोयन की ये बात सुनकर वो सिस्टम मान जाता है, और उसके बाद में लोयन के आसपास में एक गोला टाइप कुछ बन जाता है जो कि उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर रहा है। और जब सिस्टम लोयन की बॉडी को स्कैन करना शुरू करता है तो पता चलता है लोयन के पास में पहले से ही थोड़ी बहुत स्किल्स है। ये सारी स्किल्स लोयन की नॉलेज से आई है। ये सारी की सारी वो नॉलेज स्किल है जो कि लोयन को ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर इंजीनियरिंग करने से मिली है। लेकिन लोयन के लिए इनमें से किसी भी स्किल की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ सीखने के लिए उसे किसी भी सिस्टम की जरूरत नहीं है। वो पहले ही ये सब कुछ जानता है। इसलिए इन सारी स्किल्स का ये नाम देखने के बाद में वो जल्दी सिस्टम से कहने लगता है, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे पास में पहले से स्किल है, मुझे ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जल्दी से कोई ऐसी स्किल दिखाओ जो कि मेरे काम आ सके। सिस्टम कहता है, तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से अभी तुम्हारे पास में दो स्किल के ऑप्शन है। फर्स्ट है बेसिक सर्विंग, जिसके लिए तुम्हें 15 आरपी पॉइंट्स चाहिए, और दूसरी स्किल है बेसिक डिजाइन, जिसके लिए तुम्हें 20 आरपी पॉइंट्स चाहिए। ये देखकर लोयन सोचने लगता है मेरे पास में दो स्किल्स के ऑप्शंस है, मुझे नहीं पता इन स्किल से होगा क्या, लेकिन चलो छोड़ो जाने दो, मैं दोनों स्किल सीख लेता हूँ। इसी के साथ में लोयन बिना ज्यादा सोचे दोनों स्किल्स के ऊपर क्लिक कर देता है, और उसे तुरंत ही दोनों स्किल्स आ जाती है। जैसे ही स्किल सीखने की ये प्रोसेस शुरू होती है, उसकी आंखों के अंदर बहुत ही दर्द होने लगता है। आंखों के अंदर से एक ग्रीन रंग की लाइट बाहर निकलती है। इसके बाद में वो जल्दी से अपने कमरे की खिड़की के पास में आता है, बाहर तो देखने लगता है। उसे बाहर का पूरा एरिया जिस स्कैनों को दिखाई दे रहा है, ये है लोयन की बेसिक सर्विंग स्किल, जिससे वो एक ब्लॉक ऑफ एरिया को अच्छे से स्कैन कर सकता है, पता लगा सकता है यहाँ पर क्या क्या है। इसके बाद में वो दोबारा से अपने रूम के अंदर आता है और दूसरी स्किल को चेक करने लगता है। इसका नाम है बेसिक डिजाइन, जिसकी मदद से लोयन हाथों से हवा में केवल डिजाइन बना सकता है। इस स्किल की मदद से लोयन के लिए किसी बिल्डिंग का डिजाइन बनाना काफी आसान हो चुका है। वो बड़ी आसानी से हवा में किसी बिल्डिंग का एक 3D स्ट्रक्चर बना सकता है। ये दोनों स्किल लोयन को काफी ज्यादा खुश कर देती है। वो सोचने लगता है दोनों ही काफी शानदार है, अगर ये दोनों स्किल मेरे पास में है तो काफी सारे काम काफी जल्दी हो जाएंगे। नॉर्मली इस तरह के डिजाइन को क्रिएट करने में काफी लंबा टाइम लगता है, अब वो टाइम मेरा कम हो जाएगा। इसके कुछ मिनटों बाद में लोयन दोबारा से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो एक जगह बैठ के सोचने लगता है मेरे पास में दो नई स्किल्स तो आ चुकी है, लेकिन इन स्किल्स का मैं करूंगा क्या? क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास में केवल जेवीआर है जो कि किस तरीके से मेरी मदद कर रहा है। उसके सामने भी मेरे कुछ खास इमेज नहीं है। अकेले जेवीआर की मदद से ही मैं इस जगह पर कितना कंस्ट्रक्शन कर लूंगा। मुझे कम से कम एक ऐसे व्हीकल की जरूरत है जिससे कंस्ट्रक्शन को कई फास्ट किया जा सके, कोई कंस्ट्रक्शन मशीन। काश मेरे पास में ऐसा कुछ होता। अपने किसी स्किल की मदद से मैं इस जगह पर कंस्ट्रक्शन मशीन को समन कर पाता। इसी समय सिस्टम की बीप की आवाज आती है। वो कहने लगता है क्या सच में तुम किसी को यहाँ पे समन करना चाहते हो जो कि तुम्हें मदद कर सके? ये सुनकर लोयन तुरंत सिस्टम तो दिखने लगता है। वो फिर से कहता है कि सच में ऐसा कुछ हो सकता है? सिस्टम कहता है हाँ बिल्कुल हो सकता है, तुम्हें बस आरपी पॉइंट्स खर्च करने होंगे। अगर तुम एक सही अमाउंट में आरपी पॉइंट्स खर्च कर देते हो तो उसके बदले में तुम्हें एक पार्टनर मिल जाएगा जो कि तुम्हारी मदद करेगा। लोयन कहता है तुम सिस्टम की ये चीज बहुत ज्यादा बेकार है, हर चीज तुम मुझे बेचने की कोशिश कर रहे हो। ये एक तरीके से एक ऐड है जिसमें तुमने मेरे सामने एक नए पार्टनर को एडवर्टाइज कर दिया है, और अब मुझे उसे हासिल करने के लिए एक कीमत तुम्हें देनी पड़ेगी। इसके बाद में सिस्टम विंडो चेंज होती है। इसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हें रैंडमली कोई चीज मिलेगी, मतलब तुम्हारा पार्टनर पूरी तरीके से रैंडमली होगा। हर एक बार स्क्रॉल व्हील घुमाने के लिए तुम्हारे पास में 50 आरपी पॉइंट्स होने चाहिए। और ये सुनने के साथ में लोयन का मुंह पूरी उतर जाता है। वो गंदा सा मुंह बनाते हुए कहने लगता है क्या सच में 50 आरपी पॉइंट्स? मेरे पास में तो केवल एक ही बचा है। इसके बाद वो सोचने लगता है मैं यहाँ पर क्या क्या समन कर सकता हूँ। अगर मैंने इसका यूज कर लिया तो ऐसा हो सकता है कोई शानदार ड्रैगन, कोई मॉन्स्टर, या फिर
कोई ताकतवर सा उड़ने वाला यूनिकॉर्न टाइप का कोई मॉन्स्टर मेरे लिए समन हो जाए। अगर सच में मैं इस चीज के अंदर कामयाब हो जाता हूँ तो इन सभी को मैं एज ए मशीन यूज कर सकता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर मेरी काफी मदद कर देंगे और भी कई जगह है जहाँ पर मैं इनकी मदद ले पाऊंगा। ये सोचने के साथ में लोएंड की आंखें दोबारा चमकने लगती है। उसके सामने अब एक नया गोल है। वो सोचने लगता है अब मुझे किसी भी तरीके से आरपी पॉइंट्स जितने हो सके उतने ज्यादा इकट्ठा करना है और ये करने के लिए मुझे वही करना है जो कि अब तक मैं करता आया हूँ। मुझे सबके सामने अपनी इमेज उतारना होगा। यहाँ से हम दोबारा से इस ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों जमींदार अभी भी है। ये दोनों ही दोनों आर्कस के सर पे चढ़ के बैठ गए। इनमें से एक बोलने लगता है आर्कस मुझे पता है तुम्हारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तुम्हारी खामोशी ने ये चीज बता दी है। तो अब एक अच्छा जमींदार होने के नाते मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ जिसे तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। मैंने सुना है तुम्हारे इस महल के अंदर काफी सारी लड़कियां हैं, दासियां हैं और इसके अलावा तुम्हारी वाइफ तो है ही। तो कैसा रहेगा तुम इन सभी को मेरे पास में भेज दो। तुम्हारे पास में इस टाइम पर पैसों की कमी है तो मुझे यकीन है ये सब के सब यहाँ पे अच्छी लाइफ नहीं जी पा रहे होंगे। मेरे घर पर मैं इन सभी को बहुत अच्छी तरह रखूंगा, इन सभी के साथ में काफी अच्छा ट्रीट किया जाएगा। ये सुनकर आर्कस को बहुत गुस्सा आता है। वो इससे कहने लगता है तुम्हारी मत कैसे हुई मेरे घर की औरतों के बारे में इस तरह से बात करने की केवल इसलिए क्योंकि मैंने तुम थोड़ा कर्जा ले रखा है। इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे बारे में या फिर मेरे घर के लोगों के बारे में कुछ भी बोलोगे। इसी समय लोएंड इस जगह पहुंच जाता है। उसके पास में एक छोटा सा बैग है। इसके बाद में वो इस लैंडलॉर्ड के कंधे के ऊपर अपना हाथ रख देता है। लोएंड का इस तरीके से इस लैंडलॉर्ड की चिपकना इसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये जल्दी से उसे साइड धक्का देते हुए क्या लगता है ए तुम कौन हो, इस तरीके से मुझे चिपकने की कोशिश मत करो। तभी आर्कस बोलता है लोएंड तुम यहाँ पर क्यों आए। जी सुनकर जमींदार समझ जाता है असल में ये बंदा आर्कस का ही बेटा है। जाके बोलने लगता है अच्छा तो तुम हो लोएंड फ्रंटेरा जिसके बारे में हमने इतना नाम सुना है। तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ पता है कि तुम कितने बड़े नाकारा हो। वैसे तुम्हें पता है ना हम कौन है, हमें छूने की भी तुम्हारी हैसियत नहीं है। यहाँ पर इस जगह पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है जिसके अंदर तुम्हें शामिल नहीं होना चाहिए। यहाँ से चले जाओ। अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं जाते हो तो तुम्हें सजा मिल सकती है। तभी लोएंड बोलता है एक मिनट रुको, मुझे सजा मिलेगी मेरे घर में होने के लिए। तुम्हें पता है ना ये मेरा घर है, ये मेरे घर का मेरा ऑफिस है। यहाँ पर तुम हो जो कि बिना बुलाए घुस आए हो। बताओ मुझे कि तुम्हारे पास में कोई अपॉइंटमेंट लेटर है। ये सुनने के साथ में एक सेकंड के अंदर इन दोनों जमींदारों का मुंह उतर जाता है। ये कहने लगते हैं अपॉइंटमेंट लेटर। लोएंड कहता है कि तो इस बारे में नहीं पता, तुम तो बहुत बेवकूफ हो। ये फ्रंटेरा फैमिली का घर है, हम इस विलेज के नोबल मैन है। यहाँ पर किसी के पास में भी इतना राइट नहीं है कि वो हमारी परमिशन के बिना फ्रंटेरा हाउस के अंदर घुस सके। लेकिन तुमने ये हिम्मत कर दी है। आर्टिकल 6 के अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि विलेज के नोबल मैन के घर के अंदर कोई भी ऐसे बिना बुलाए नहीं घुस सकता और उनसे तू तो आगे से बात तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन अब तक या तुमने जिस भी तरीके से हमसे बात की है वो सब तो बहुत ही ज्यादा बुरा था। तुम्हें एक बड़ी सजा दिलाने के लिए इतना भी काफी है। जमींदार बोलता है क्या कह रहे हो तुम, इस तरह कोई भी नियम नहीं है, हमने कहीं पे भी इस तरह कुछ देखा ही नहीं। लोएंड कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तुमने इस नियम को नहीं देखा यानी इसका मतलब ये नियम है ही नहीं। एक मिनट नहीं रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। जेवीआर अंदर आओ। ये सुनने के साथ में ही जेवीआर उस ऑफिस के अंदर एंटर करता है। उसके पास में उसकी स्वॉर्ड भी है। इसके तुरंत बाद लोएंड के चेहरे के ऊपर उसकी आइकॉनिक इविल स्माइल आ जाती है। वह कहने लगता है जेवीआर आगे बढ़ो और इन दोनों के हाथ काट दो। जिसको तो जेवीआर बिना किसी भी स्क्रीनशॉट के तेजी से इन दोनों बंदों की तो बढ़ने लगता है। यहाँ पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सही है और क्या गलत। लोएंड ने कह दिया है किसके ऊपर अटैक करना है तो बस आगे बढ़ रहा है। और ये देखकर ये दोनों जमींदार वो तो डर जाते हैं। ये कहने लगता है क्या कर रहे हो तुम इस तरीके से हम पर अटैक नहीं कर सकते। केवल इस बंदे ने कहा है इसलिए हम पर अटैक कर देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वहीं पर रुक जाओ। सेम ऐसे ही दूसरे जमींदार की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती है। वो कहने लगता है यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है, केवल हम यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आए, इसकी वजह से ही तुम लोग मेरे हाथ काट दोगे। ये सब कुछ किसी भी तरीके से सही नहीं है, यहाँ पर हमारे साथ में गलत हो रहा है। लोएंड कहता है क्या सही है और क्या गलत अभी पता चल जाएगा। जेवीआर तो आगे बढ़ते रहो, बिल्कुल मत सोचो। इन दोनों के दोनों हाथों काट दो, उसके बाद में क्या होगा वो हम देख लेंगे। ये सुनने के साथ में जेवीआर की स्वॉर्ड पूरी तरह भरा जाती है। उसके चेहरे के ऊपर एकदम न्यूट्रल रिएक्शन होता है जिन्हें देखकर इन जमींदारों का डर और ज्यादा बढ़ने लगता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर इनका डर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अभी यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। भागते हुए ये आखिरी के अंदर लोएंड को धमकी देता है। यहाँ से भागते हुए वो लोएंड को धमकी देता है ये चीज बिल्कुल मत सोचना कि आज तुम यहाँ पे बच गए, तुमने हमारी जो इंसल्ट की है इसका बदला तो हम तुमसे लेके रहेंगे, तुम्हें इसका सबक सिखाया जाएगा। दूसरा जमींदार बोलता है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लड़का जरूर सबक सीखेगा। आज की भी इस हरकत के लिए इसे बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है। इसी के साथ में इस ऑफिस का गेट बंद होता है। ये दोनों जमींदार यहाँ से भाग चुके हैं। लोएंड का प्लान यही था इन दोनों को डराकर यहाँ से भगा देना। इसके बाद में वो जेवीआर से बोलता है जेवीआर बहुत अच्छे। इसी के साथ में लोएंड को उम्मीद होती है कि उसे अब अपने फादर से थोड़ी बहुत तारीफ मिलेगी, लेकिन होता इसका उल्टा ही है। आर्कस बोलने लगता है लोएंड जेवीआर ये तुम दोनों ने किया क्या, तुम जानते भी हो कि दोनों जमींदार कितने बड़े। आगे की लाइन बोलने से पहले ही आर्कस की आवाज थोड़ी कम होती है। वो आगे बोलता है कमीने थे, आज तुमने जो कुछ भी किया है इसके बदले में हमें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी समय लोएंड आर्कस की टेबल के ऊपर एक बोरी रख देता है जिसके अंदर काफी सारे कॉइन्स है। वो इन्हें आर्कस दिखाते हुए कहने लगता है मैं इसे आपको थोड़ा बाद में देने वाला था जब मैं इन सारे ऑर्डर्स को कंप्लीट कर देता, लेकिन अब मुझे लगता है यही आपको इसे देने का एकदम सही टाइम है। इन पैसों की मदद से आप बड़ी आसानी से मंथली इंटरेस्ट दे सकते हैं। आर्कस कहता है ये पैसे ये तुम्हारे पास में कैसे आए,
कहीं ऐसा तो नहीं तुमने हमारे विलेज के अंदर रहने वाले सभी लोगों को लूट लिया और उनसे जबरदस्ती ये पैसे निकला के लाए हो? लोयन, ये बहुत ज्यादा घटिया हरकत है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, जाओ जाकर इन्हें लुटा के आओ। तभी जेवियर बोलता है, मास्टर आर्कस, इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मास्टर लोयन ने ये सारे पैसे बड़ी ईमानदारी से हासिल किए हैं। इन्होंने अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ली है, उस काम करने से पहले ये पैसे उन्हें एडवांस में मिले हैं। यहाँ पर मैं मास्टर लोयन के साथ में हूँ, मैं इस चीज को इंश्योर करूंगा कि इन्होंने जो भी जिम्मेदारी ली है उसे अच्छी तरह से निभाएं, सारे ऑर्डर अच्छी तरह कंप्लीट हो। ये सुनने के साथ में ही आर्कस के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरे बदल जाते हैं। लोयन सोचने लगता है, क्या बात है, जेवियर ने केवल एक बार बोला और मेरे फादर के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरे बदल गए। इनको जेवियर के ऊपर बहुत भरोसा है, अपने खुद के बेटे से भी ज्यादा। इसके बाद में लोयन और जेवियर दोनों से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने पर जेवियर लोयन से पूछता है, ये सब कुछ कैसे हुआ, तुम्हें इस नियम के बारे में कैसे पता था? इस तरह के नियमों को रूल बुक के एकदम एंड में लिखा जाता है, तुम्हें ये पता है? यानी इसका मतलब तुमने उस बुक को पूरी तरह से पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं, मैंने तुम्हें कभी भी कोई बुक पढ़ते हुए नहीं देखा। लोयन बोलता है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने इस नियम को ऐसे कहीं पे सुन लिया था। वैसे असल में लोयन ने इस नियम को कहीं सुना नहीं, बल्कि इस नॉवल के अंदर से पढ़ा है। अगर ये स्टोरी पूरी तरीके से नॉवल के साथ ही चलती तो आगे जाकर इस नियम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। जब लोयन के फादर और मदर दोनों सुसाइड कर लेते, उसके बाद जेवियर इन दोनों की लाश के पास में खड़ा होता और उसी टाइम पर इन दोनों जिम्मेदारों की दोबारा से एंट्री होती। ये यहाँ पर आकर इन दोनों की बॉडीज को यहाँ से ले जाने की कोशिश करते, क्योंकि उन्हें इन दोनों के ऑर्गन्स को बेचकर अपने लोन की कीमत अदा करनी थी। और ये अब तक की पूरी सीरीज के अंदर इन दोनों जिम्मेदारों की सबसे ज्यादा घटिया हरकत होती, जिसके ऊपर जेवियर इनके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो इन दोनों से कहने लगता है, आर्टिकल 6 एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से तुम जैसे कोई बंदे किसी भी नोबल मैन के ऊपर इस तरीके का इल्जाम नहीं लगा सकते, ना ही उसी को इंसल्ट कर सकते हो। तुमने इनके ऑर्गन्स की बेचने की बात करके उनकी इंसल्ट कर दी है, जिसकी तुम्हें सजा मिलेगी। ठीक है, तो जेवियर एक ही स्वॉर्ड अटैक इन दोनों के ऊपर करता है और एक ही झटके में दोनों जिम्मेदारी गर्दनें कट जाती है। इसके बाद में जेवियर के ऊपर एक काफी लंबा कोर्ट केस होता है, लेकिन जेवियर इससे फ्री हो जाता है क्योंकि आर्टिकल 6 सच में एग्जिस्ट करता है। ये सोचते हुए लोयन काफी खुश होता है। वो सोचने लगता है, आगे जाकर ये नॉवल पूरी बदलने वाली है, स्टोरी बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कंटेंट तो सेम रहेगा और ये सब कुछ मुझे पता है, इसका मैं बहुत फायदा उठा सकता हूँ। जैसा कि एक फायदा मैं अब उठाने वाला हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है। अब कुछ सेकंड के अंदर मेरे सामने एक स्क्रीन विंडो शो होगी। लोयन के तस्वीर के साथ में एक स्क्रीन विंडो सच में शो हो जाती है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हें टोटल 60 आरपी पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब तुम्हारे पास में 61 हो चुके हैं। ये देखने के साथ में लोयन के चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल आ जाती है। वह कहता है, यानी कि इसका मतलब मेरा प्लान अच्छी तरह वर्क कर रहा है, अब मैं चाहूँ तो उसे समन कर सकता हूँ। यहाँ से हम कुछ देर बाद से देखते हैं, एकदम अंधेरा हो चुका है। एक ग्राउंड के अंदर हमारे हीरो लोयन, ये नाम लेना अब थोड़ा मुश्किल हो चुका है, इसलिए लियो एक ग्राउंड के अंदर खड़ा होता है। इधर देखते हुए कहने लगता है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, एकदम अंधेरा हो चुका है, अपने प्रोसेस को मैं अब शुरू कर सकता हूँ, मॉन्स्टर को समन करने का टाइम हो चुका है। सिस्टम मेरे सामने समनिंग गेम को शुरू करो। लियो के इतना के साथ में वहाँ पर एक स्क्रीन विंडो शो हो जाती है, जिसके ऊपर एक बड़ा सा स्टार्ट लिखा है और साथ में लिखा हुआ है एक समनिंग के लिए 50 आरपी पॉइंट्स खर्च करने होंगे। लियो तुरंत ही उस स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देता है, जिसके साथ में उस जगह पर एक बहुत ही लाइट चमकती है। वहां पर सामने की तरफ जेल जैसा कुछ दिखाई देने लगता है, जो कि 4 टुकड़ों में बढ़ जाता है, जो उसे इधर घूमने लगता है। ये देखकर लियो कहता है, ये तो काफी शानदार है, ये समनिंग प्रोसेस इस तरीके की होती है, अब मेरे सामने कुछ शानदार समन होगा। लियो के इतना करने के साथ में ये बड़े बड़े सिस्टम गियर्स जो भी शो हो रहे थे, वो एकदम से कब छोटे हो जाते हैं, जिसके साथ में लियो का मुंह उतर जाता है। वो कहने लगता है, ये क्या हो रहा है, ये तो अब एकदम से बहुत छोटा हो गया, यानी किसका मतलब जो भी जीव यहाँ पे समन होगा वो भी बहुत ज्यादा छोटा होगा, ये तो बेकार है। इसके तुरंत बाद उस गियर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें बनने लगती है। लियो कहता है, ये किस तरह की आवाज है, अगर इस आवाज को किसी ने सुन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा। इसी समय उस गियर के अंदर से कोई चीज बाहर निकलती है। ये एक बहुत ही क्यूट सा मुंह है। लियो कुछ सेकंड तक केवल उसे देखता रह जाता है और उसके तुरंत बाद वो चीज जोर से गिर जाती है। ये असल में एक चूहे जैसा कुछ है, जो कि बाहर निकलने के साथ में ही हंसते हुए लियो की तरफ देखने लगता है। और इस टाइम पर लियो अपने चेहरे के ऊपर एक बहुत ही गंदी शक्ल बनाए खड़ा होता है। वो इस मॉन्स्टर को देखने लगता है और फिर कहता है, ये है वो जिसका मैं इतने टाइम से इंतजार कर रहा था, जिसे सम्मान करने के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड था। लियो के मुंह से अपने लिए बातें सुनकर इस चूहे की आंखों में काफी ज्यादा आंसू जाता है, लेकिन लियो को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो जल्दी से यहाँ जाने लगता है। ये देखकर अब ये चूहा चोरी चिल्लाना शुरू कर देता है। लियो कहता है, चिल्लाना बंद करो, तुम मेरी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकते, मुझे जो चाहिए था तुम वो नहीं हो। तभी एकदम से लियो को एक आइडिया आता है। वो सोचने लगता है, यहाँ जाने से पहले अच्छी तरीके से इसका टेस्ट कर लेना चाहिए, सच में ये काम का है भी या फिर बेकार ही है। ये सोचकर लियो दोबारा से इस चूहे के पास में आता है और फिर से कहने लगता है, वैसे तो तुम मेरे किसी भी काम के नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मौका दे देता हूँ, अपनी काबिलियत मेरे सामने प्रूव करो, मुझे बताओ तुम किस तरीके से मेरे काम आ सकते हो, मुझे बताओ तुम क्या कर सकते हो। ये सुनकर चूहा अपने मुंह के अंदर थोड़ी देर कुछ छेड़ करता है और फिर एकदम से कोई चीज को बाहर तरफ उगल देता है। ये कागज के कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं। लियो इन्हें उठा लेता है। ये एक यूजर मैनुअल और एक पाउच है। इस मैनुअल को पढ़ने पर लियो को पता चलता है इस मॉन्स्टर का नाम पॉप डोंग है और ये एक एडोरेबल होमस्टर है जिसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है।
यहाँ पर तुम्हें कुछ सीड्स भी दी जाती है जिनको तुम अलग अलग सिचुएशन में यूज कर सकते हो। अगर तुम इनमें से किसी भी तरह की सीड को इस हैमस्टर को खिलाओगे तो हर एक सीड एक अलग तरह से इफेक्ट डालेगी। अगर तुम इस रेड सीड का यूज करते हो तो ये हैमस्टर अपने बिगेस्ट फॉर्म में पहुंच जाएगा। एक बार सीड खिलाने के बाद में इसका इफेक्ट 12 घंटे तक रहता है। 12 घंटे तक इसका साइज कम नहीं होगा। अगर तुम्हें लगता है 12 घंटे से पहले इसे छोटा करना जरूरी है तो तुम इसे ब्लू सीड खिला देना, जिसके बाद में इस हैमस्टर का साइज वापस से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इसका इफेक्ट केवल तभी हो सकता है जब इसने कुछ देर पहले ही रेड सीड को खाया हो। इन सीड के हर एक पेयर की वैल्यू 1 आरपी पॉइंट्स होगी। इस यूजर मैनुअल को पूर्ति पढ़ने के बाद में लियो इस हैमस्टर से बोलने लगता है, तुम्हारे साइज को मैं जितना चाहे उतना बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ एक सीड से तुम्हारा साइज कितना बढ़ेगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा साइज कितना होने वाला है? तुम बहुत ज्यादा छोटे हो, मुझे लगता है तुम्हारा साइज मैक्स टू मैक्स एक ह्यूमन के बराबर पहुंचेगा। उस क्यूट से हैमस्टर के पास में इससे कोई जवाब नहीं होता। लियो बोलता है, मैं भी बेकार में तुमसे सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, मैं खुद से चेक कर सकता हूँ। इसके बाद में लियो इस रेड सीड को ऐसे हैमस्टर की तरफ बढ़ाने लगता है और फिर सोचता है अगर सच में ऐसा हो गया, इसका साइज बढ़ के एक ह्यूमन के बराबर पहुंच गया, तब तो ऐसा हो सकता है ये किस तरीके से मेरे काम आ जाए। अगर साइज उससे कम रहता है तब तो ये पूरी तरह बेकार है। लियो ये सोच रहा होता है। इस टाइम पर हैमस्टर एक ही झटके में उस पूरी सीड को खा जाता है, जिसके बाद में इसकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होना शुरू होता है। बॉडी के अंदर से एक बहुत ही लाइट चमकती है। एक ही झटके में इसका साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये लियो के टकरा जाता है और लियो चलते हुए काफी दूर जा गिरता है। और फिर इसके बाद में वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। उसे दिखाई देता है ये हैमस्टर बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। यहाँ पर इसकी हाइट 20 फीट से भी कहीं ज्यादा है। और जैसे ये पहले बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा डरावना और ताकतवर सा लग रहा है। इसी टाइम पर लियो को एक सिंडुश होती है जिसके पे लिखा हुआ है इस प्रोडोम के पास में एक स्किल भी है जो डिग कर सकता है। डिगिंग स्किल लेवल 1 पर है। जिसको लियो कहता है, प्रोडोम जल्दी से अपनी स्किल यूज करके बताओ। लियो की इतने के साथ में ही ये प्रोडोम जमीन के अंदर खड्डा करने लगता है। लियो को एक और स्किल विंडो होती है जिसके पे लिखा हुआ है इसके पास में एक और स्किल है जिसका नाम है पैकिंग डार्ट और ये लेवल 2 पर है। लियो तुरंत ही इस स्किल को भी चेक कर लेता है, जिसे यूज करते ही प्रोडोम यहाँ पर एक रोलर की तरह जमीन के ऊपर लौटने लगता है। ये स्किल जमीन को प्लेन करने के लिए यूज की जा सकती है। इसके बाद में आखिरी में तीसरी स्किल होती है जिसका नाम है चीक पॉकेट लेवल 1। इस स्किल को लियो एक ट्रक की तरह यूज कर सकता है। इस स्किल की मदद से ये प्रोडोम अपने मुंह के अंदर जितने चाहे उतने सामान को भर के रख सकता है और फिर उसे ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकता है। यहाँ पर इस प्रोडोम ने जो भी खुदाई की थी उसे जितनी मिट्टी वहां से निकली उस प्रोडोम ने अपने मुंह के अंदर उसे भर लिया है और फिर लियो के एक इशारे के साथ में ये उसे बाहर की तरफ उगल देता है। ये मड बॉल बहुत जोर से जन के ऊपर गिरती है। इन तीनों स्किल्स को देखने के साथ में लियो कब ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचा लगता है मेरा तो जैकपॉट लग चुका है, 3 अलग अलग मशीन्स मेरे को एक साथ मिल गई। मैं इस प्रोडोम की तीनों स्किल्स को अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से यूज कर सकता हूँ। इसके बाद में लियो दोबारा से अपने इस महल के अंदर लौट जाता है। ये चलते हुए सोचा लगता है मेरे पास में अब खुद का एक मॉन्स्टर है जिसके साइज को मैं अपने से बढ़ा सकता हूँ। बहुत सारे इसके यूज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दिक्कत है, जब ये अपने छोटे फॉर्म में है तब तो मेरे किसी काम आएगा नहीं, और जब मैं इसके साइज को बढ़ा दूंगा तब सब लोग इसे देख लेंगे। ये मेरे लिए कब तक खतरनाक हो सकता है। अगर लोगों ने देख लिया कि मेरे पास में एक मॉन्स्टर है तब तो मेरे लिए मुसीबतें बढ़ जाएगी। ये सोचने के तुरंत बाद लियो को एक और शानदार आइडिया आता है। वो सोचने लगता है मैं इसका एक अच्छा सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। मैं अपने साथ में एक बुक भी कैरी करूंगा। इस मॉन्स्टर का साइज तो कम से कम है ही। अगर किसी भी तरह मुझे इस मॉन्स्टर के साइज को यूज करना हो मैं तुरंत ही इस बुक को निकाल लूंगा और सबके सामने ऐसे दिखाऊंगा कि मैं कोई मैजिक यूज कर रहा हूँ, जिसके तुरंत बाद ये मॉन्स्टर सबके सामने आ जाएगा और सबको लगेगा कि कोई जादुई मॉन्स्टर है जो कि मेरी स्किल से उस जगह पर आया है। और इस तरीके से सब लोग इसे मेरी पावर समझेंगे और इस जगह पर मेरी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी। मुझे और भी ज्यादा आरपी पॉइंट्स मिल सकते हैं। लियो को अपना बनाया हुआ ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है। वो खुद की तारीफ करने लगता है और कहने लगता है मैं इतना स्मार्ट कैसे हूँ, एक ही सेकंड के अंदर मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम का एक आसान सोल्यूशन मिल गया। और अब यहाँ से टाइम हो चुका है मैं कंस्ट्रक्शन के काम को जल्द से जल्दी शुरू करूँ। मेरे पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट है, काफी सारी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली है जिसे मुझे कंप्लीट करना होगा। यहाँ से हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। गाँव के अंदर नदी के किनारे एक खाली जगह है जहाँ पर 30 बंदे और इन सभी के सामने हमारे हीरो लियो खड़ा हुआ है। वो इन सभी से कहने लगता है मेरे बाद में सबके सब जोर से रिपीट करो, सेफ्टी फर्स्ट। लियो खुद तो इसको पूरे जोर में चलाता है, लेकिन सामने की तरफ जितने बंदे होते हैं उनके मुंह से एक मरील सी आवाज आती है। ये सबके सब बहुत ज्यादा आलसी है। यहाँ पर 30 लोग हैं लेकिन फिर भी 2 या फिर 3 लोग ही इस तरह की बात को रिपीट करते हैं। ये देखकर लियो सोचने लगता है ये सारे सोल्जर्स एकदम बकवास है, इन्हें सैलरी तो दी जाती है लेकिन ये कुछ काम करते नहीं है, इसी वजह से ये बहुत आलसी हो चुका है, इनको मुझे लाइन पे लाना होगा। इसके बाद में लियो दोबारा से अपनी खुद की तारीफ करने लगता है। वो सोचता है मुझे खुद की दोबारा से तारीफ करनी चाहिए। ये सारे सोल्जर्स है जो कि फ्रंटियर फैमिली के लिए काम करते हैं। काफी लंबे टाइम से हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ, इसलिए सारे बेकार बैठे थे। तो मैंने अपने फादर से बात करके इन सभी को अपने सर पे काम पे लगा लिया। अब मुझे इन्हें किसी भी तरीके की सैलरी देने की जरूरत नहीं है, सारी सैलरी उन सोल्जर के हिसाब से कटती जाएगी। इस तरीके से इस कंस्ट्रक्शन की वर्किंग कॉस्ट कम से कम होगी। ये सोचकर लियो कहता है सोल्जर्स मेरी बात ध्यान सुनो, हमें पूरे जोश में काम करना है, इसलिए सब किस मेरे साथ में आओ। तुम सभी को पता है मैंने इस जगह पर किसी वर्कर को हायर क्यों नहीं किया, सोल्जर्स को हायर क्यों किया, क्योंकि सोल्जर्स के पास में वो जोश होता है जो कि किसी दूसरे वर्कर के अंदर नहीं होता। तुम सबके सब जल्दी से उस तरफ देखो, वहां पर तुम्हें एक रेत का ढेर दिखाई दे रहा होगा। वहां पर वो गड्ढा मैंने किया है, सारी रेत को मैंने इकट्ठा किया है।
तुम लोग यहाँ पर आने से पहले मैं यहाँ पहुंच चुका था और मैंने ये सारा काम उसी टाइम पे किया है। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो मेरी रफ्तार कितनी तेज है। वैसे असल में ये काम लियो ने नहीं किया है बल्कि उसके मॉन्स्टर ने किया है। वो पिछली रात को जब लियो अच्छी तरीके से इस मॉन्स्टर की टेस्टिंग कर रहा था, ये वो एक्स्ट्रा मड है जो कि मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर नहीं भर पाया। मैं तुम सभी को तुम्हारा पहला टास्क देने वाला हूँ। तुम सभी को पता ही होगा हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं और वो करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक खाली जगह। सबसे पहले इस जगह को पूरी तरह साफ करो। यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा सैंड है उसको यहाँ से हटाओ, क्योंकि हमें यहाँ पर हर घर के अंदर ऑर्डिनल फ्लोर बना रही है, जिसको बनाने के लिए जमीन को थोड़ा नीचे इकट्ठा करना पड़ता है। इसी वजह से हमें यहाँ की सारी सैंड को एक दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना होगा और ये सारा काम तुम लोग करोगे। लियो की मुझसे काम करना सुनने के साथ में ये सारे सोल्जर जिसे रो देते हैं। ये देखकर लियो सोचने लगता है ये सब के सब तो बहुत ही बुरा एक्सप्रेशन दे रहे हैं, अगर मैंने इनसे कुछ और कहा तो यहीं पसर जाएंगे और उस टाइम पर इन्हें संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लियो सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक और बंदा पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचते हुए कहने लगता है, मास्टर लियो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये कहते हुए ये बंदा जिसके पूछता है इसका नाम नॉर्मन है। यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स हैं ये सभी का सीनियर सोल्जर है, एक तरीके से इसे सेनापति बोल सकता है। इस टाइम पर फ्रंटियर फैमिली के अंदर 3 मेन नाइट्स है, जिनमें से नॉर्मन सबसे ज्यादा सीनियर है, दूसरे नंबर पर आता है बेरियान और तीसरे नंबर पर जेवियर। जब कुछ टाइम बाद में इस नोवेल के हिसाब से फ्रंटियर फैमिली का पतन पूरी तरह शुरू होगा और एकदम पीक पर होगा, उस टाइम पर जेवियर और बेरियान होंगे जो कि हमेशा फ्रंटियर फैमिली के साथ में लॉयल रहेंगे। वो एकदम एंड तक यहाँ पे टिके रहेंगे, लेकिन केवल ये नॉर्मन होगा जो कि अपना रंग दिखा देगा। वो गद्दारी करते हुए तुरंत यहाँ से भाग जाएगा और जाकर कुछ दुश्मनों को जाके सारे राज बता देगा, जिस वजह से फ्रंटियर फैमिली के ऊपर जितना भी कर्जा है वो कर्जा और जितना बढ़ जाएगा। यानी कि एक तरीके से ये कहा जा सकता है हमारे हीरो लियो के मदर फादर की डेथ के पीछे इसका भी एक हाथ है। अब यहाँ पर जब लियो इस बंदे नॉर्मन को अपने आंखों के सामने दिखता है, वो सोचने लगता है मुझे इसकी पोस्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, ये इस पोस्ट के काबिल नहीं है, मुझे इसे यहाँ से हटाना होगा। नॉर्मन आगे कहता है, मास्टर लियो आपने मेरी सेना को और मुझे यहाँ पर बुलाया था, आपको क्या काम है? लियो कहता है, सर नॉर्मन आपको क्या लगता है मैं आपसे यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? आप इधर तो देखिए, आपको क्या लगे वो मुझे बताइए। नॉर्मन कहता है, वो तो मुझे समझ में आ रहा है आप यहाँ पर हमसे कराना क्या चाहते हैं, आप हमसे मिट्टी में काम करवाएंगे एक बेलदारों की तरह। वैसे आपके सामने मैं चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम सबके साथ सोल्जर है, इस तरह का काम हम बिल्कुल भी करने वाले नहीं है। इस तरीके का छोटा काम हमें दिया जाना हमारी इंसल्ट के बराबर है। ये सुनकर लिए सोचने लगता है इंसल्ट की बात कौन कर रहा है। इसे ये चीज तब याद नहीं आई जब ये इतने लंबे टाइम से फ्रंटियर फैमिली का पैसा खाता जा रहा है, ये लोग कुछ भी काम नहीं कर रहे, इसके बावजूद भी सैलरी तो इन्हें बराबर मिल ही रही है। अगर इन सारे सोल्जर्स को सैलरी देने की बजाय उस पैसे को अपने पास में रखते, तुम्हारे ऊपर जो कर्जा है ये ज्यादा बढ़ता नहीं, हमारे काफी सारे खर्चे यहाँ पर रिड्यूस हो सकते थे। ये सोचकर लियो कहता है, मैंने फादर से परमिशन ले ली है। नॉर्मन कहता है, नहीं इतना काफी नहीं है, अगर आपको यहाँ पर मेरे सोल्जर यूज करना है तो आपको उसकी परमिशन डायरेक्टली मुझसे लेनी होगी और उसकी परमिशन मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये सारे सोल्जर लड़ाई के लिए है, ना कि ये सारा काम करने के लिए। आप अपने किसी भी पर्सनल काम के अंदर इन सोल्जर्स का यूज नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है मैं सही कह रहा हूँ? लियो कहता है, हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे कहने का अंदाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। लियो की इतनी सी लाइन कहने के साथ में नॉर्मन को बहुत गुस्सा आता है। ये सोचने लगता है एक छोटा सा बच्चा मुझे सबक सिखाने की बात कर रहा है। इसी समय लियो के अटैक शुरू होता है, वो जल्दी से अपने फाड़े को घुमा देता है और फिर कहता है, चलो अब देखते हैं मैं तुम्हें कितना शानदार तरीके से सबक सिखा सकता हूँ, तैयार हो जाओ। लियो के इतना कहने के साथ में नॉर्मन के ऊपर ये अटैक पड़ जाता है, जिसे वो अपने हाथ से ब्लॉक करता है। सारे सोल्जर ये देख रहे होता है लियो के अटैक से नॉर्मन के ऊपर कुछ खास इफेक्ट हुआ नहीं है, केवल उसके ऊपर कुछ मिट्टियां गिर गई है। असल में लियो यहाँ पर नॉर्मन के ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहा था, केवल उसकी इंसल्ट कर रहा था, जो कि अच्छी खासी हो चुकी है। और नॉर्मन इस टाइम पर बहुत गुस्से में हो चुका है। नॉर्मन पूरी तरीके से अपना आपा खो देता है। क्या लगता है तुम जानते हो तुमने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है, मैं एक रेस्पेक्टेड नाइट हूँ और मेरे ऊपर इस तरीके से ऐसे मिट्टी उछालना ये तुम्हें एक बहुत बड़ी सजा दिला सकता है, तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हारी इस हरकत की बाद में बर्बाद हो सकती है। लियो ये सब कुछ कहते रहा होता है, लेकिन उसके मन में कुछ अलग ही चल रहा है। वो सोचने लगता है फ्रंटियर फैमिली वैसे भी खत्म होने वाली है, कुछ टाइम के अंदर इनका पतन पूरी तरह शुरू हो जाएगा। एक तरफ तो वो बाप इतना परेशान होकर बैठा हुआ है और वहीं दूसरी तरफ बेटा हर किसी के ऊपर इस तरह अटैक करता जा रहा है। अगर ऐसे चलता रहा तो फ्रंटियर फैमिली के केवल दुश्मन बचेंगे, सारे दोस्तों को ये ऐसे खत्म कर देंगे। तभी लियो ये कहता है, वैसे आप एक नाइट है ना, तो कैसा रहेगा हम ये सब कुछ आपके तरीके से सुलझाएं, हम यहाँ पर अपने रैंक्स को भूल जाते हैं और एकदम नॉर्मल तरीके से एक दूसरे से फाइट करते हैं। मैं लो एंड फ्रंटेरा आपको फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ, ये फाइट हम दोनों के बीच में होगी। नॉर्मन को यहाँ पर 1% भी लियो की इस मूव की उम्मीद नहीं होती है, लेकिन लियो ने पहले ही सब कुछ सोच रखा है। इसके बाद में हम उसे कैसल का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो जेवियर के साथ में है। वो उसे बताता है कि 1 महीने बाद में उसकी फाइट होने वाली है नॉर्मन के साथ में। जेवियर कहता है, तुम जोश में उसे चैलेंज तो कराए हो, लेकिन क्या तुम्हें उम्मीद है तुम किसी भी तरीके से उसे हरा सकते हो? तुम पूरी तरीके से खुद के लिए कॉन्फिडेंट तो होना। लियो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा क्या? तुम जानते भी हो वो कौन है, वो नॉर्मन है, जो कि एक लो लेवल का स्वॉर्ड एक्सपर्ट है। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो कई तरीके की स्किल्स को मेरे ऊपर यूज कर देगा, एक सेकंड में वो मुझे खत्म कर सकता है। उसके सामने तो मैं कुछ सेकंड में नहीं टिक पाऊंगा, एक भी अटैक डॉच नहीं कर सकता। नॉर्मन के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, अगर मुझे उससे फाइट करनी है तो कुछ और सोचना होगा।
मैं किसी भी तरीके से नॉर्मल से फाइट करके नहीं जीत सकता, इसलिए तुम भी अपने घुटनों के ऊपर थोड़ा जोर डालो और मेरे लिए सोचो कि हम क्या कर सकते हैं कि किस तरीके से इस फाइट के अंदर मैं जीत जाऊं। लियो जब ये सब कुछ कह रहा होता है तब धीरे धीरे जेवियर का हाथ उसके स्वॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है। वो बस अब किसी भी समय लियो के ऊपर अटैक करने वाला है, लेकिन फिर वो किस तरीके से खुद को रोक लेता है। वहीं दूसरी तरफ लियो सोचने लगता है मैंने नॉर्मन को फाइट के लिए चैलेंज तो कर दिया है, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल भी आसान होने वाला नहीं है। नॉर्मन सबसे पहले जाकर बेरियन को इस बारे में बताएगा, उसको अपनी तरफ कर लेगा और बेरियन भी ऐसे करने वाला है क्योंकि वो बहुत वफादार है। लेकिन फिर भी मैं बेरियन से उम्मीद कर सकता हूँ जब ये फाइट होगी तो फाइट पूरी ईमानदारी से की जाएगी। लेकिन फिर भी फिलहाल तो ये फाइट पूरी तरह से एक तरफा है, जिसके अंदर नॉर्मन ही जीतने वाला है। वो मुझे आसानी से इधर से पटक के पीट देगा, इसलिए उसे हराने के लिए मुझे कुछ सोचना होगा। तभी एकदम से लियो को एक आइडिया आता है। वो जेवियर से कहता है जेवियर मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम इस 1 महीने के अंदर मुझे एटलीस्ट इस वर्ड चलाना सिखा सकते हो। ये सुनने के साथ ही जेवियर तुरंत ही मुंह पे मना कर देता है और इससे लियो का मुंह तो जाता है। वो उसका कारण पूछता है। जेवियर कहता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा घटिया हो। सबसे पहली बात, मेरा काम तुम पर नजर रखना है, तुम्हें कुछ भी सिखाना नहीं, मैं तुम्हारा कोई टीचर नहीं हूँ। और इसके अलावा दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारे दिमाग के अंदर कब क्या चल रहा होता है कोई भी समझ नहीं सकता। अगर मैंने तुम्हें ये शॉर्ट स्किल सिखा दी तो उसको तुम हमेशा गलत यूज करोगे। यहाँ पर सभी लोग जानते हैं तुम ह्यूमंस के रूप में एक कचरा हो। अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर कोई भी शॉर्ट स्किल सिखा दी तो तुम बाकी लोगों के लिए खतरा बन जाओगे। लियो कहता है वैसे क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल मेरे सामने कुछ ज्यादा ही ओपनली हो चुके हो। मेरे को इस तरीके से बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं यहाँ पर अभी भी तुम्हारा मास्टर हूँ, लेकिन चल छोड़ो जाने दो। अगर तुम मुझे सिखाना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें किसी भी तरीके से प्रेशराइज नहीं करूंगा। वैसे मैं सोच रहा था अगर तुम मुझे सिखा दो